Yes, we are live now. Hello friends, this is Imanchi and welcome to Let's Learn. सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट एवर यू फील कनेक्टेड विद. होपफुली आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे. स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. कंप्लीट पेडागोजी का सेशन रहेगा. आपका पेपर जो है अब 10-15 दिन ही बाकी हैं सीटेट दिसंबर 2024 में. और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो पेडागोजिकल सेक्शन में आते हैं, जो पेडागोजी वाला लर्निंग एंड पेडागोजी 3 सेक्शन है ना 30 नंबर के, उसमें से जो 15 नंबर हैं वो हम डिस्कस करेंगे. इंक्लूसिव एजुकेशन, लास्ट के लर्निंग एंड पेडागोजी और सीसीई को भी इवन शामिल किया है. तो आप ये कहिए कि 15 से ऊपर की ही वेटेज रहेगी इस एक अकेले सेशन की. 50 क्वेश्चन हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं और जिनको आप एक प्रैक्टिस मॉक की तरह भी ले सकते हैं. और आपके सारे ही जो 15 नंबर है 30 में से, वो 30 में से 15 कवर हो जाएंगे. तो एक कंप्लीट पेडागोजी, कंप्लीट हिंदी, इन सब की हमने बात की थी. जो स्ट्रेटेजी मैंने आपको 1 महीने की बताई थी उसमें वो सब एक एक करके करने वाले हैं जो हमने स्ट्रेटेजी में डिस्कस किया था. ठीक, तो अगर हम बात करते हैं सीडीपी की, यानी बाल विकास की, चाहे पेपर 1 हो पेपर 2 हो, 3 सेक्शन में ये डिवाइडेड रहता है. 30 मार्क्स. वो कैसे हैं 3 सेक्शन? सिंपल है आपका. एक है सीडी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास, ठीक, जो है आपका 15 नंबर का. फिर अगर हम बात करते हैं आपका इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, जिसको हम कहते हैं 5 नंबर का टॉपिक है अकेला. और लर्निंग एंड पेडागोजी, जिसमें आपका कॉग्निशन, इमोशन, लर्निंग क्या है, एरर्स कैसे होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग, थिंकिंग, ये सब आ जाता है. ठीक, मोटिवेशन भी आता है 1 नंबर में. ठीक, तो ये है आपका 10 नंबर का. तो ये जो 10 और 5 हैं, ये 15 नंबर को हम आज के एक सेशन से करने वाले हैं. इसको किसी दिन अलग से करेंगे. ठीक, कि सारे टॉपिक्स इसके भी कवर हो जाए, नहीं तो मैराथन में फिर करना ही है. ठीक, तो ये 15 नंबर फटाफट से समझते हैं. ये छोटे से टॉपिक्स हैं इसमें, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तभी जाकर के बात बन पाएगी. बात सही है नहीं है? करें कहानी शुरू. देखिएगा, तो 15 नंबर पक्के टाइप की बात है. लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर देंगे. जैसे जैसे जुड़ते जाएंगे, जो पीडीएफ पेंडिंग है वो भी मिल जाएंगी टेलीग्राम चैनल पे, और ये वाली भी फॉर श्योर जो है मिल जाएगी. देर हो सकती है बट मिल ज़रूर जाएगी. ठीक, मतलब 1 आध दिन में मिल जाएगी. चलिए शुरू करते हैं कहानी. जैसे जैसे आते जाएं वैसे वैसे लाइक करके बताते जाएं कि हम गए हैं और शुरू करेंगे. थोड़ा सा सेशन ऑफ कोर्स बड़ा रहेगा, वैसे मैं स्पीड में लेके चलूंगी, लेकिन फिर भी आपके 50 क्वेश्चन हैं, समय लगेगा. ठीक, तो देखते हैं कहानी कैसे शुरू होगी और कहाँ से शुरू होगी. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी समावेशी शिक्षा के बारे में कौन सी एक बात सही नहीं है, इज नॉट करेक्ट. सही नहीं है, जहां नहीं है लिखा हो वहां थोड़ा और सतर्क होकर के जवाब देना चाहिए. ये बात हमें पता है, ये बेसिक फंडा है. ठीक, तो पहला ऑप्शन है, इंक्लूसिव टीचिंग मीन्स टीचिंग इन वेज दैट डू नॉट एक्सक्लूड, यानी ऐसे तरीकों से पढ़ाना जहां पे एक्सक्लूजन नहीं होता, जहां पे अलग थलग आप बच्चे को नहीं करते हैं, उस तरीके से आप पढ़ा रहे हैं, तो उसको हम इंक्लूसिव एजुकेशन कह रहे हैं. ये बात एकदम सही है. इंक्लूसिव एजुकेशन में कहा जाता है कि सेपरेशन या सेग्रीगेशन इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर, यानी हर तरह का बच्चा एक छत के नीचे सीख पाए. यानी वो बच्चा जो चल सकता है, वो बच्चा जो गिफ्टेड है, वो बच्चा जो सुनने में दिक्कत है नहीं चल सकता, हर तरह का बच्चा, डिसलेक्सिक है, कोई डिसेबिलिटी है, नॉर्मल बच्चा है, गिफ्टेड बच्चा है, हर तरह का बच्चा सीख पाए, उसको हम कहते हैं कि एक्सक्लूड नहीं करती कि सिर्फ वो वाले बच्चे पढ़ेंगे जो गिफ्टेड हैं, या फिर वो बच्चों को अलग कर दो जिनको दिखाई नहीं देता, विजुअली इम्पेयर्ड हैं, या फिर उनको ऑरल कोई प्रॉब्लम है, यानी ऑडियो से संबंधित ऑडिटरी प्रॉब्लम है कुछ सुनने में. तो ये बात तो सही है, और जो सही है वो तो हमें चाहिए नहीं, क्योंकि हमको गलत चाहिए, नॉट लिखा है. सेकंड है, इंक्लूसिव टीचिंग मींस अडॉप्टिंग पेडागोजीज दैट सपोर्ट नीड्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स. ये बात भी सही है, लेकिन हमको तो गलत चाहिए कि भाई हर बच्चे की नीड को जो सपोर्ट करे वो इंक्लूसिव एजुकेशन. फिर आता है, एन इंक्लूसिव क्लासरूम एकोमोडेट्स डिफरेंसेस इन लैंग्वेज स्टाइल्स एंड प्रमोट्स कोलैबोरेशन, यानी अलग अलग तरह से सीखने वाले बच्चे होंगे, लर्निंग स्टाइल डिफरेंट होंगी क्लासरूम में. एक बच्चा होगा जिसको अकेले पढ़ना पसंद होगा, दूसरा होगा जिसको ग्रुप में पढ़ना पसंद होगा, तीसरा बच्चा होगा जो सुन के अच्छा सीखता है, चौथा बच्चा होगा जो करके अच्छा सीखता है या देख करके अच्छा सीखता है. तो डिफरेंट बच्चे डिफरेंट तरीके, बात सही है. अब हमें यह ध्यान रखना है कि हमने क्वेश्चन पढ़ा ठीक से हो, आधा काम वहीं खत्म हो जाता है जहां आप क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लेते हैं. ठीक, तो अगर हम देख रहे हैं नहीं सही है, तो फिर तो 4th ही ऑप्शन बचा हुआ है, 5वां तो है नहीं, होगा तो यही, लेकिन फिर भी पढ़ेंगे. एन इंक्लूसिव क्लासरूम सेंटर्स ऑन फिक्स्ड करिकुला एंड स्टैंडर्ड असेसमेंट. फिक्स्ड करिकुला, यही बात गड़बड़ हो गई. फिक्स्ड करिकुला लिखा हो, रिजिड करिकुला लिखा हो. करिकुला का मतलब यहां करिकुलम से ही है, यानी पाठ्यचर्या से है, एक्टिविटीज से है, यानी जहां पे रिजिड है, फिक्स्ड एक्टिविटीज हैं, कोई बदलाव नहीं होता किसी बच्चे के लिए, सबके लिए सेम है, यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन है, स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रक्शन है, करिकुला फिक्स है, रिजिड है नहीं. फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए हमको, जिसमें कोई चेंज संभव नहीं है, जो
झुकते नहीं टूट जाते हैं वाली बात है जो पेड़ के बारे में हम कहते हैं। तो लचीलापन होना बहुत जरूरी है यहाँ पे। ठीक, तो एक समावेशी कक्षा निश्चित पाठ्यचर्या और मानक मूल्यांकन पर ही केंद्रित होती है? नहीं भाई, डिफरेंशिएटेड, डिफरेंट तरीके से पढ़ाओ, डिफरेंट तरीके के बच्चे हैं, अलग अलग तरीके से उनको जांचो, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, डिफरेंट मेथड्स ऑफ असेसमेंट और टीचिंग एंड लर्निंग के भी डिफरेंट मेथड अपनाओ। तो यही गलत है फोर्थ ऑप्शन, और जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत था। ये बात आपको पसंद है, तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा और जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहना चाहता है कवि, फटाफट से देखिए और बताइए। अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 2, असर्शन क्या है भाई? लर्नर्स कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज बेस्ड ऑन व्हाट दे ऑलरेडी नो। यानी एक अभिकथन है कि शिक्षार्थी अपने पूर्व ज्ञात ज्ञान के आधार पर अपना ज्ञान निर्मित करते हैं, यानी जो वो जानते हैं ओल्ड नॉलेज से नई नॉलेज को बनाते हैं। ये बात एकदम सही है। जो आपको आता है उसके बेस पे उसकी को आधार बना करके हम आपको नया सिखा सकते हैं। सेकंड क्लास में जो सीखा होता है वो थर्ड में काम आता है, थर्ड में जो आप सीखते हैं वो बेस बनता है फोर्थ के लिए। बात सही है नहीं है? सही है। फिर इसका रीजन क्या दिया है? फाइंडिंग पैटर्न्स एंड मेकिंग लिंकेजेस विद प्रीवियस नॉलेज हेल्प्स लर्नर्स टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन मीनिंगफुली। यानी अगर लिंक बनता है, यानी कोई एक क्या कहें कनेक्शन बिल्ड होता है, संबंध बनता है पिछले पार्ट के साथ, तो ये सीखने में मददगार साबित होता है। इसलिए प्रीवियस नॉलेज इंपॉर्टेंट है। दोनों ही बातें सही हैं और ये इसका रीजन भी सही है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देखिए जो लास्ट वाला पार्ट है ना, जो 15 नंबर है आपके, ये उतने मुश्किल नहीं है, बस आपको इनकी प्रैक्टिस करके जानी है। ठीक है ना, फंसाती हैं आपको थियोरीज। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, ये क्या कहता है समझते हैं एक एक करके सारे ऑप्शंस को भी, और पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। आधी कहानी वहीं से सॉल्व हो जाती है जब आप क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। देर आर 3 टीचर्स इन अ स्कूल। 3 टीचर हैं एक स्कूल में, मतलब 3 अलग अलग टीचर्स की बात हो रही है। स्कूल में टीचर ज्यादा भी हो सकते हैं। दे ऑल क्लेम टू हैव इंक्लूसिव एजुकेशन सेटिंग्स इन देयर क्लासरूम। ये सब दावा तो ये करते हैं कि हमारी तो समावेशी शिक्षा है, हम तो हर तरह के बच्चों को पढ़ाते हैं। ये दावा कर रहे हैं तीनों के तीनों टीचर। अब इनकी हरकतों से देख लेते हैं, यानी क्लासरूम में जो एक्टिविटी हो रही है उससे देख लेते हैं कि कौन इंक्लूसिव है। टीचर 1 है जो कहता है शी यूजेस दी सेम टीचिंग मेथड्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स, यानी सभी छात्रों के लिए एक ही शिक्षण पद्धति, एक ही मेथड का इस्तेमाल करती हैं, यानी यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल कर रही हैं, यानी हर बच्चे को सेम मेथड से सिखा रही हैं। स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रक्शन कह लीजिए या यूनिफॉर्म कह लीजिए, यानी सभी के लिए सेम, सबको एक डंडे से नहीं हाँकना है। इंक्लूसिव एजुकेशन में डिफरेंट मेथड डिफरेंट बच्चों के लिए यूज किए जाते हैं, सिर्फ एक मेथड से पूरी क्लास को नहीं पढ़ाया जाता। जब बच्चे अलग अलग ढंग से सीख सकते हैं, सोच सकते हैं, जो गार्डनर भी कहते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस में, तो उनको हम अलग अलग तरीके से सिखा क्यों नहीं सकते? तो अलग अलग तरीके से सिखाना, सिर्फ एक मेथड का इस्तेमाल थोड़ी करेंगे। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, डिफरेंट मेथड अलग अलग बच्चों की नीड को ध्यान में रखते हुए। तो ये तो इंक्लूसिव एजुकेशन की बात नहीं कर रही। हर बच्चे को कैसे केटर करोगे आप? एक ही मेथड का इस्तेमाल करके। फिर आता है टीचर 2 की बात कर लेते हैं। शी अडेप्ट्स टीचिंग स्ट्रेटजीज टू सूट डाइवर्स नीड्स, यानी जो टीचर 2 है वो कक्षा में विभिन्न विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षण रणनीति का निर्माण करती है, यानी अलग अलग मेथड अलग अलग बच्चों के लिए। ये बात सही है, ये इंक्लूसिव एजुकेशन का ध्यान रख रही हैं। फिर आते हैं टीचर 3 पे। टीचर 3 क्या कह रहे हैं भाई? शी फोकसेस ओनली ऑन एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स, यानी जो बच्चे पढ़ने में अच्छे सिर्फ उन पे ही ध्यान है। तो ये तो हर बच्चे को साथ लेके चलना है। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या कहती है? एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए शिक्षा की बात करती है इंक्लूसिव एजुकेशन। बात सही है या नहीं है? सही है। तो फोर्थ टीचर क्या है भाई? 4 टीचर दे दिए, यहाँ पे हमने 3 लिखा था, यहाँ पे 4 लिख लेना। शी अवॉइड्स एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी। भाई कई बार ऐसा हो सकता है जिन बच्चों को दिव्यांगता है उनकी एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेना पड़े, उनके लिए स्पेशल मेजर्स लेने पड़े। हो सकता है आपके स्कूल में लिफ्ट ना हो सकता है आपके स्कूल में जो है रैंप ना हो, तो उसकी जगह आपको फिर ग्राउंड फ्लोर पे ऐसे बच्चों की क्लास शिफ्ट करनी पड़े जिनको चलने में दिक्कत है। ऐसा बच्चा जिसको देखने में दिक्कत है, आप उसको स्पेशली मेजर लेके आगे बिठाएंगे। एक बच्चा जिसको सुनने में दिक्कत है उसको आप आगे बिठाएंगे। तो ये स्पेशल मेजर्स हैं जो एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है टीचर को, अगर स्पेशल बच्चा है तो ऐसा नहीं आप कह देंगे नहीं हम तो लेंगे नहीं। तो एक ही टीचर फिर यहाँ इंक्लूसिव एजुकेशन के हिसाब से चलता हुआ नजर आ रहा है हमें, वो है टीचर 2, जो क्या करती हैं? डिफरेंट टीचिंग स्ट्रेटजीज अपना रही हैं अलग अलग बच्चों के लिए, क्योंकि अलग अलग बच्चे अलग अलग तरह से सीखते हैं। 3 लर्निंग स्टाइल होती हैं, आपको पता होना चाहिए। मुख्य रूप से जो है 3 ही लर्निंग स्टाइल हैं। एक है विजुअल लर्नर्स, यानी वो बच्चे जिनको चार्ट दिखा दो, पिक्चर दिखा दो, आप लोग भी जल्दी ही सीखते होंगे। ज्यादातर लोगों को हमें विजुअली सीखना ही पसंद है। 65% लर्नर्स हैं दुनिया में जो देख करके सीखना ज्यादा पसंद करते हैं। फिर ओरल स्टाइल आता है, जिसको ऑडियो से जोड़िएगा आप, सुनने की बात हो रही है, तो यहां पे फिर बच्चे 30% हैं जो सुन करके सीखते हैं। फिर आता है काइंस्थेटिक, यानी करके सीखना, इनको फिजिकल एक्टिविटी ही करानी पड़ेगी कोई ना कोई, तब जाके बात बनेगी। ये 5% लोग हैं। ठीक, तो ज्यादातर लोग
पिक्चर्स और सुन करके सीख जाते हैं, ये बात सही है। दोनों का इस्तेमाल हो रहा है इन दोनों लर्निंग स्टाइल का अभी, क्योंकि मैं आपको बीच में पिक्चर भी दिखा रही हूँ या आप इमेज भी देख रहे हैं और हम डिस्कशन भी कर रहे हैं, है ना। फिजिकल एक्टिविटी बस यहाँ नहीं हो रही है। तो ये अलग अलग प्रकार हैं, ये लर्निंग स्टाइल्स हैं कि बच्चे अलग अलग ढंग से सीखते हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा क्या कहता है, फटाफट से समझेंगे बिना समय गवाए, देखिएगा। ठीक, बहुत बढ़िया। कोई क्या कह रहा है पता ही नहीं, पढ़ाई पे ध्यान लगा लो। बहुत शादी की लिस्ट में अभी तक आपका नाम नहीं आया है क्या? मोहम्मद हसीब कह रहे हैं शादी कोई ऐसे अचानक से होने वाला कोई संकट थोड़ी है कि आएगा तो वो बस करनी ही पड़ेगी। है, मम्मी को हम समझा दिए, मम्मी समझ भी गई हैं बिना ज़्यादा समझाए। मुझे लगा थोड़ा संघर्ष लगेगा, बट लगा ही नहीं। मम्मी ने सब्र कर लिया है कि इसको करनी होगी तो कर लेगी, नहीं तो नहीं। ठीक, नहीं तो नंबर तो मेरा ही है अब। ठीक, जिस नंबर की आप बात कर रहे हैं उस नंबर में मैं बिल्कुल अब सही समय पे हूँ। ठीक, देखिएगा एक बार, क्वेश्चन नंबर 4 है, अ टीचर वांट्स टू फोस्टर कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन स्टूडेंट्स, यानी टीचर चाहती है कि बच्चों का संज्ञानात्मक विकास जो है वो बेहतर हो। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड शी डू इन ऑर्डर टू अचीव दैट। अब बच्चे के संज्ञानात्मक कौशल यानी सुनना समझना, मतलब बेसिकली थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो भी काम दिमाग से हो रहे हैं वो बेहतर हो पाए, दिमाग का विकास अच्छे से हो पाए, मेंटल या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कह सकते हैं। पियाजे और वाइगोस्की ने इसी पे थियोरी दी है। तो इसको बढ़ावा देना चाहते हैं आप, थिंकिंग, रीजनिंग, जितने भी काम दिमाग से हो रहे हैं उनको बेहतर करना चाहते हैं। थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, इमेजिनेशन, अटेंशन, मेमोरी, परसेप्शन, ये सब काम दिमाग से होते हैं। इन सारी क्षमताओं को बेहतर करना है, मेंटल स्किल्स को इन शॉर्ट। तो क्या करें? पहला ऑप्शन है प्रोवाइडिंग अ स्ट्रिक्ट क्लासरूम एनवायरनमेंट। देखिए, स्ट्रिक्ट क्लासरूम एनवायरनमेंट से बच्चों की लर्निंग बाय डूइंग नहीं हो पाएगी, बच्चे एक्टिव नहीं रह पाएंगे, टीचर के हिसाब से चल रही होंगी चीजें। तो ये तो अच्छा तरीका नहीं है। रटना तो बिल्कुल भी अच्छा तरीका नहीं होता संज्ञान के निर्माण के लिए, बच्चे के दिमाग के विकास के लिए। पियाजे वाइगोस्की दोनों ही एक्टिव रखने की बात करते हैं बच्चे को। फिर आता है थर्ड ऑप्शन, प्रमोटिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। यहां बच्चा हमें थोड़ा सक्रिय लग रहा है और पेडागोजी के ज्यादातर क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे सिर्फ इस बात को ध्यान में रखने से कि बच्चा ज्यादा एक्टिव कहां है। समझ पा रहे हो बात को? तो प्रमोटिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, समस्या समाधान और समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना, यानी बच्चे के सामने प्रॉब्लम्स आए, क्योंकि लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्विंग एक बहुत ही क्रिटिकल सी स्किल है जो बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन में प्रॉब्लम्स आती जाएंगी और आपको सॉल्व करते रहना है समय समय पे। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग सीख पाएगा और क्रिटिकल थिंकिंग यानी हर एक पहलू से सोच के समालोचनात्मक चिंतन कर पाए बच्चा। जस्ट मान ना ले कि किसी ने कहा, वो उसकी ओपिनियन हो सकती है, फैक्ट है कि नहीं है, तथ्य है कि नहीं है, ऐसी अफवाह तो नहीं उड़ गई है। तो ये हर एक पहलू से सोचना, एनालिसिस करना, ये सब क्रिटिकल थिंकिंग में आता है। तो ये अगर बच्चे की दिमागी स्किल्स विकसित होंगी तो ये बहुत अच्छी स्किल्स हैं, इससे दिमाग विकसित होगा। फोकसिंग सोनली ऑन एग्जामिनेशन, सिर्फ रट करके पेपर दे आओ, ये एकदम खराब तरीका है। थर्ड ऑप्शन में बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव है और यही ऑप्शन सही है। बात सही है या नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5। कोई कह रहा है आप कल नहीं आई। देखिए, अब इस बात का हिसाब लगाने से तो कुछ होगा नहीं। अब मैं जितना आ पा रही हूँ उतने में आप जो है कोशिश करिए कि मैनेज करें, और मेरी कोशिश पूरी है जितने ज्यादा सेशंस में ले पाऊँ। देख लिया करो रोज के सेशन लगा है या नहीं। वैसे कोशिश है भी कि रहे मंडे टू फ्राइडे क्लास, बट एक आध दिन फिर भी हो जा रहा है, तो अब क्या ही करें। आई टीचर ऑफ क्लास 5th, एक रिटायर्ड इंसान ऐसे ही काम करता है। देखिए, आई टीच, बट टाइम पे सारी चीजें हो जाती हैं। आई टाइम का मतलब ये नहीं पंक्चुअलिटी से, मतलब पेपर से पहले। Oh God, sorry. आप पढ़ो एक। देखिएगा, तो अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, कहता है आई टीचर ऑफ क्लास 5th फॉलो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, रचनावादी अप्रोच, जो पियाजे और वाइगोस्की जिससे बिलोंग करते हैं, जहां बच्चा ज्ञान की कंस्ट्रक्शन करता है, एक्टिव नॉलेज बिल्ड करता है, ऑफ लर्निंग फॉर चिल्ड्रन ऑफ माई क्लासरूम। ठीक है, मतलब रचनावादी अप्रोच है कि बच्चे एक्टिवली सीखें। विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी पॉइंट्स आई कीप इन माइंड वाइल फॉलोइंग दिस स्ट्रेटजी। एज अ टीचर आप चाहते हैं रचनावाद पे फोकस्ड हो आप, यानी बच्चा ज्ञान की रचना करे, बच्चा एक्टिवली नॉलेज को बिल्ड करे। बात तो सही है। तो आपको क्या करना होगा? पहला ऑप्शन है लर्निंग हैपेंस थ्रू डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द टीचर। देखिए, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन की बात ना तो पियाजे करते हैं, ना वाइगोस्की, रचनावाद भी नहीं करता। रचनावाद बच्चे को सक्रिय रूप से सिखाने की बात करता है, ना कि दिमाग में डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन से भर दो लेक्चर मेथड के थ्रू। ये एकदम खराब तरीका है। सेकेंड है स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्ट नॉलेज, टीचर फैसिलिटेटर है, डायरेक्टली भरने वाला नहीं है दिमाग में। सेकेंड ऑप्शन है स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्ट नॉलेज थ्रू देयर एक्सपीरियंसेस एंड इंटरेक्शन। हाँ, जहां बच्चा एक्टिव है वो ऑप्शन सही है। बच्चा अपने अनुभवों से क्या करेगा? ज्ञान का सृजन करेगा, ये बात सही है। फिर आता है सी ऑप्शन, मेमोराइजेशन इज द प्राइमरी वे टू रिटेन नॉलेज। देखिए, रटवाना, रोट लर्निंग, याद करना, रिकॉल बेस्ड, ये सब जहां पे बच्चा पैसिव है, एक्टिव नहीं है। इंटेलिजेंस इज फिक्स्ड,
एंड कैन नॉट बी डेवलप्ड फर्दर। देखिए आईक्यू स्कोर बहुत ज्यादा परिवर्तित नहीं होता, ज्यादा उसमें चेंजेस नहीं होते, 2-4-5 पॉइंट मुश्किल से ऊपर नीचे होता है, लेकिन इंटेलिजेंस सिर्फ आईक्यू नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि आईक्यू का मतलब है या इंटेलिजेंट होने का मतलब है सिर्फ आईक्यू ज्यादा होगा, तो ये कहना गलत होगा, क्योंकि इंटेलिजेंस आईक्यू से कहीं एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। अगर देखा जाए तो कुछ लोग आईक्यू को उतना बेहतर मानते ही नहीं है, जैसे कि गार्डनर, वो तो कहेंगे आईक्यू टेस्ट बायस्ड होते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो वेस्टर्न कल्चर पे आधारित है, कल्चर बायस पाया जाता है इनमें, और एक डिफरेंट तरीके की एबिलिटी, लॉजिकल एबिलिटी, एनालिटिकल एबिलिटी को ये लोग जज करते हैं, जबकि इंटेलिजेंस में बहुत सारे पहलू शामिल हो सकते हैं। तो ये कहना कि इंटेलिजेंस फिक्स है, नहीं भाई, हम ये मान के चलते हैं जब हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पढ़ते हैं कि एबिलिटी इंक्रीमेंटल है, यानी क्षमता को बढ़ाया जा सकता है यदि आप मेहनत करें, यदि आप सही एनवायरमेंट में रहें, यदि आप कोशिश कर रहे हैं। तो इंक्रीमेंटल नहीं तो फिर तो क्या करें, घर पे बिठा दें सबको, किसी को कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, एबिलिटी तो जो मिलना था, इंटेलिजेंस जो मिलनी थी मिल गई, अब तो कुछ होगा नहीं। ये गलत तरीका है। आपको इंटेलिजेंस क्या है या एबिलिटी क्या है, इंक्रीमेंटल है, परिवर्तन संभव है, तो ये कहना गलत होगा। तो यहां पे सिर्फ एक ही ऑप्शन बेहतर है जहां बच्चा एक्टिव है, कि जहां उसके अनुभवों को हम ध्यान में दे रहे हैं और अंतः क्रिया के माध्यम से बच्चे को एक्टिवली सिखा रहे हैं, यानी ओनली बी ऑप्शन, जो थर्ड ऑप्शन में हमें मिलेगा सही। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा और समझिएगा कि क्या कहना चाहता है कवि क्वेश्चन नंबर 6 में। देखिएगा फटाफट से। हाफ ऑफ माई क्लास फेल्ड इन मैथ सब्जेक्ट इन देयर मिड टर्म। मिड टर्म के एग्जाम हुए या हाफ ईयरली हुए, और एक टीचर कह रहे हैं कि हाफ ऑफ माई क्लास, यानी आधी क्लास फेल हो गई, यानी 30 बच्चों में से मान लो 15 बच्चे फेल हो गए, ठीक। एज देयर क्लास टीचर विच स्ट्रेटेजी शुड आई फॉलो टू मोटिवेट द स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लासरूम। अब आप एक क्लास टीचर हैं ऐसी क्लास के जिसमें मैथ्स में बच्चे फेल हो जा रहे हैं, हाफ ईयरली में आधे बच्चे, आधी क्लास फेल हो जा रही है, बहुत कंसर्न का विषय है, बहुत ही टेंशन की बात हो जाती है टीचर के लिए। तो अब आपको क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है यूजिंग रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट फ्रीक्वेंटली। अभी हमने बात की थी, हम बच्चे को एक्टिव रखने पे, रचनावाद पे पूरा सिलेबस आधारित है। रिवॉर्ड पनिशमेंट बहुत अच्छा तरीका नहीं है, कि दंड और पुरस्कार, ये कोई बहुत अच्छा तरीका नहीं है। व्यवहारवादी परिप्रेक्ष्य है, व्यवहारवादी पर्सपेक्टिव है, व्यवहारवाद को हम अच्छा नहीं मानते हैं। तो हम मानेंगे किसको? कंस्ट्रक्टिविज्म को, रचनावाद को, पियाजे और वाइगोस्की की बात को। एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू सेट देयर ओन लर्निंग गोल्स, यानी जहां बच्चा एक्टिव है वो ऑप्शन बेस्ट है। बिल्कुल गांठ बांध लीजिए इस बात को, कि छात्रों को अपने स्वयं के अधिगम के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यानी बच्चे अपने लर्निंग गोल्स तय करें कि यार मुझे इतना इतना मेरा स्कोर आ रहा है, मुझे इसे बेहतर करना है, यहां पे इंप्रूवमेंट करनी है, ये बात सही है। सी ऑप्शन है अवॉइडिंग एक्सट्रीमली चैलेंजिंग टास्क टू प्रिवेंट फेलियर। जब आधी क्लास फेल हो गई है तो जरूरत से ज्यादा मुश्किल टास्क मत दीजिए उस समय पे, जहां ऑलरेडी आधा बच्चा फेल हो जा रहा है, उसको बेसिक नहीं समझ आ रहा, आप एक्स्ट्रा चैलेंजिंग या एक्सट्रीमली चैलेंजिंग टास्क दे रहे हैं। तो ये भी बात सही है, हमें सही लग रही है ये बात भी। इंक्रीजिंग ग्रुप वर्क एक्टिविटीज इन ऑर्डर टू मेक देयर माइंड्स काम। दिमाग को शांत करने के लिए ग्रुप वर्क, मेडिटेशन कराया जाता है, दिमाग को शांत करने के लिए ग्रुप वर्क नहीं होता। ग्रुप वर्क सहयोग के लिए होता है, दिमाग की शांति के लिए नहीं होता। तो यहां पे ये दोनों बी और सी तो हमें सही लग रहे हैं, बाकी कोई ऑप्शन साथ में नहीं जा रहा। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, कि बच्चा जहां एक्टिव है, कि अपने लक्ष्य वो खुद से निर्धारित करे कि अच्छा मैं अभी पहले चैप्टर पे हूं तो पहले ये मुझे आए मैम, फिर मैं इसके नेक्स्ट पे जाऊंगा, मुझे रेमेडियल क्लासेस दो, एक्स्ट्रा क्लासेस दो, ठीक। और जो अत्यधिक चुनौतीपूर्ण कार्य हैं उनसे बचना है, पहले बेसिक क्लियर करना है बच्चों को, क्योंकि आधी क्लास फेल हो जा रही है। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। रवि के बारे में बात हो रही। रवि एक बच्चा है, नहीं शिक्षक है रवि यहाँ पे, ठीक। रवि इज अ टीचर who conducts frequent quizzes, encourages students to self-evaluate their work and provides constructive feedback to guide their learning process. He uses these assessments to modify his teaching strategies. तो वो क्या करता है, अपने आकलन के तरीके जो है अपनाता है, जिसमें टीचिंग स्ट्रेटजीज यानी अपने मेथड्स को मॉडिफिकेशन की अगर जरूरत पड़ रही है। यानी रवि एक टीचर है जो क्या मानता है, फ्रीक्वेंट क्विजेस, क्लास में डिफरेंट डिफरेंट क्विज कराते रहते हैं, एक्टिविटीज कराते रहते हैं, क्वेश्चंस पूछते रहते हैं बच्चों को खुद से आकलन करने के लिए कि अच्छा तुम खुद को कितना स्कोर दोगे इस एक्टिविटी में, है ना, इस सब के लिए प्रेरित कर रहे हैं। चलो बहुत अच्छी बात है। फीडबैक के लिए प्रेरित कर रहे हैं, रचनावादी फीडबैक देते हैं जहां पे बच्चों को इंप्रूवमेंट का मौका मिले। अब ये अपने मेथड्स में मॉडिफिकेशन कर पाए, इस तरह से आकलन करते हैं कि अब कहां अपने मेथड में कहां परिवर्तन की जरूरत है, वो भी इनको पता लगेगा, है ना। व्हाट टाइप ऑफ असेसमेंट इज रवि प्राइमरीली यूजिंग, ये किस तरह का आकलन है जो रवि यूज कर रहे हैं, बताइए। असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, ऑफ लर्निंग में इंप्रूवमेंट की गुंजाइश बचती नहीं है, ये तो फाइनल होता है जजमेंट के लिए या एविडेंस के लिए, कितने % नंबर आए, बात खत्म। सबमेटिव असेसमेंट हो गया, योगात्मक आकलन। असेसमेंट फॉर लर्निंग है, असेसमेंट एज लर्निंग है, या सबमेटिव असेसमेंट है। सबमेटिव तो ये है ही नहीं, क्योंकि सबमेटिव का ही पार्ट होता है ऑफ लर्निंग। ये है असेसमेंट एज लर्निंग नहीं, क्यों? क्योंकि
क्योंकि असेसमेंट एज लर्निंग में टीचर का काम नहीं होता, ये सेल्फ असेसमेंट की तरफ ले जाने वाला है। स्वयं आकलन या तो पीयर्स, बच्चे के दोस्त, या बच्चा खुद आकलन करता है, जो अधिगम के रूप में अधिगम के साथ एज लर्निंग की जब बात आ रही है। तो एक ही ऑप्शन बचता है असेसमेंट फॉर लर्निंग। फॉर लर्निंग और ऑफ लर्निंग दोनों में टीचर इन्वॉल्व होता है, एज लर्निंग में नहीं होता। ठीक, तो असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी इंप्रूवमेंट के लिए आकलन किया जा रहा है, जैसे हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं कि आप मॉक लगा रहे हैं या क्वेश्चंस कर रहे हैं और मैं आपके साथ में जुड़ी हुई हूं, तो फीडबैक आपको मिल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन सही है। खुद से आप बेशक गलत कर रहे हैं तो उसको ठीक भी कर दिया जाएगा, लेकिन एज लर्निंग में आप जब खुद से मॉक लगा रहे हैं, खुद ही आपको चेक करना है, टीचर का वहां रोल नहीं होता। ऑफ लर्निंग तो बाद में इतने % नंबर आए, सीटेट में कितने आए बाद में, उसके लिए है। ये फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी एफए का आपका उदाहरण है, जो फॉर लर्निंग है। ठीक, जो आपके वो नहीं होते एफए जो होते हैं, FA1 FA2, आजकल उनको प्री मिड टर्म और ये सब कहने लग गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा और बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, फटाक से बताइए। अ टीचर नोटिसेस दैट अ स्टूडेंट इज अनेबल टू कॉम्प्रिहेंड अ मैथ कॉन्सेप्ट ड्यूरिंग क्लास वर्क। क्लास वर्क नहीं होता, CW, क्लास में बच्चे काम कर रहे थे और एक बच्चा है जिसको दिक्कत हो रही है गणित के काम को समझने में क्लास वर्क में। शी कंडक्ट्स अ क्विक वर्बल असेसमेंट, प्रोवाइड्स एडिशनल एग्जांपल्स एंड एडजस्ट हर टीचिंग स्ट्रेटेजी टू मीट द स्टूडेंट्स नीड। तो जो टीचर हैं, इन्होंने देखा एक बच्चे को गणित के काम को समझने में दिक्कत हो रही है, तो इन्होंने अपनी टीचिंग स्ट्रेटेजी, अपनी टीचिंग मेथड में तुरंत परिवर्तन किया, दूसरा एग्जाम्पल दिया, तीसरा एग्जाम्पल दिया, डिफरेंट मेथड अपनाए, है ना, और क्या किया, एडजस्ट हर टीचिंग स्ट्रेटेजी, बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग अपने मेथड में परिवर्तन किया। ठीक, विच टाइप ऑफ असेसमेंट, किस प्रकार का आकलन है ये? समेटिव असेसमेंट है, ये फॉर्मेटिव है, ऑफ लर्निंग है, फॉर लर्निंग है? बताइए एक बार। ये असेसमेंट फॉर लर्निंग है, क्योंकि इन्होंने देखा अ टीचर नोटिसेस दैट अ स्टूडेंट इज अनेबल टू कॉम्प्रिहेंड अ मैथ कॉन्सेप्ट ड्यूरिंग क्लास वर्क, शी कंडक्ट्स अ क्विक वर्बल असेसमेंट, प्रोवाइड्स एडिशनल एग्जांपल्स एंड एडजस्ट हर टीचिंग स्ट्रेटेजी टू मीट द स्टूडेंट्स नीड। देखिए, हम इसमें जाएंगे डायग्नोस्टिक असेसमेंट के साथ, क्योंकि यहाँ पे गैप का या डिफिकल्टी जहां बच्चे को हो रही थी उसके लिए रेमेडी दी है। तो डायग्नोस्टिक के बाद रेमेडी दी जाती है। डायग्नोस्टिक होता है निदान करना, गैप का या रीजन का पता लगाना, कहां दिक्कत है और फिर उसको सॉल्व करना, रेमेडी इसी के अंदर आता है। तो ये डायग्नोस्टिक कहलाया, क्योंकि डिफिकल्टी पहचान के फिर उस पर काम किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9, फटाफट से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, अ टीचर यूजेस अ फाइनल टर्म एग्जामिनेशन, यानी एनुअल एग्जाम है, फाइनल आपका मान लो बोर्ड एग्जाम है, टू असाइन ग्रेड्स टू स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस। तो फाइनल एग्जामिनेशन टू असाइन ग्रेड्स टू स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस, कैसा कैसा परफॉर्म किया उस हिसाब से उनको ग्रेड्स दिए जा रहे हैं फाइनल एग्जाम में। शी डज नॉट प्रोवाइड एनी फीडबैक और यूज द रिजल्ट टू इंप्रूव हर टीचिंग स्ट्रेटजीज। अब वो किसी रिजल्ट का या किसी चीज का यूज नहीं कर रही है कि कोई टीचिंग स्ट्रेटजीज को इंप्रूव किया जा सके, क्योंकि फाइनल एग्जाम है। अब तो फाइनल एग्जाम के बाद सीधा बोर्ड का रिजल्ट आएगा या फाइनल रिजल्ट आएगा। अब सीटेट का पेपर जब आप दे आओगे तो बाद में थोड़ी उसमें चेंज कर सकते हो, मॉक टेस्ट में तो चेंज कर सकते हो। ठीक, विच टाइप ऑफ असेसमेंट डज दिस रिप्रेजेंट, किस प्रकार का आकलन है? तो ये समेटिव असेसमेंट है, जो एविडेंस बेस्ड होता है, जो फाइनल जजमेंट जिसमें दे दिया जाएगा। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग है, ऑफ लर्निंग है, क्या है ये असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, क्योंकि यहां पे फिर चेंजेस संभव नहीं है, अधिगम का आकलन है। के लिए होता तो इसमें इंप्रूवमेंट की संभावना होती, ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता, एंड में नहीं होता। ठीक, डायग्नोस्टिक में जहां डिफिकल्टी होती है, गैप्स का पता लगाने के लिए डायग्नोस्टिक होता है। फॉर्मेटिव में भी अगेन चेंजेस होते हैं, तो ये यहां पे चेंजेस की तो संभावना ही नहीं है, तो ये भी हो नहीं सकता सही जवाब। तो अधिगम का आकलन। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा और बताइएगा क्या कहना चाहता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहना चाहता है? आई एम अ साइकोलॉजी स्टूडेंट एंड वाज स्टडीइंग द टॉपिक ऑफ लर्निंग। एक बच्चा है, एक व्यक्ति है जो कह रहा है या कह रही है कि मैं एक मनोविज्ञान का छात्र हूं और मैं लर्निंग यानी अधिगम यानी सीखना टॉपिक पढ़ रहा हूं। आई रोट डाउन अ फ्यू पॉइंट्स डाउन ऑन अ पेपर। एक पेपर पे मैं कुछ पॉइंट्स लिखता हूं लर्निंग चैप्टर पढ़ने के बाद। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स इज करेक्ट अबाउट लर्निंग। कुल मिला के लर्निंग आपका चैप्टर है इसमें लास्ट में, जो ये 15 नंबर की पेडागोजी हम कर रहे हैं उसमें। तो अगर देखा जाए तो लर्निंग के बारे में, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पूछा, जिसपे एक क्वेश्चन आता है पेपर में। पहला है लर्निंग डिपेंड्स ऑन लर्नर्स प्रीवियस नॉलेज। बच्चे के पूर्व ज्ञान पे अधिगम जो है बेस्ड होता है ओल्ड नॉलेज पे। ये बात एकदम सही है, जो बच्चे को आता है उस पे ही तो आप नींव पे ही तो इमारत बनती है, कि उल्टा कर दोगे हैं। फिर आता है सेकंड ऑप्शन, लर्निंग इंप्लाइज रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रायर कॉन्सेप्चुअल स्कीम्स। जो बच्चे के दिमाग में स्कीमा, प्रीवियस नॉलेज, पूर्व ज्ञान भरा हुआ है, उसी को रीऑर्गेनाइज करके आप नया कुछ सीखते हैं, पुरानी चीज में ही नया जोड़ा जाएगा। ये बात एकदम सही है। लर्निंग इज फैसिलिटेटेड बाय सोशल एक्शन, यानी सामाजिक गतिविधि, यानी बच्चा जब ग्रुप में सीखेगा, रियल लाइफ प्रॉब्लम से जोड़ के सीखेगा तो बेहतर सीखेगा। ये बात भी सही है लर्निंग के बारे में, ये लर्निंग का कैरेक्टरिस्टिक है। लर्निंग एज अ प्रोडक्ट रेदर देन प्रोसेस, ये कहना गलत होगा,
कि लर्निंग जो है वो प्रोडक्ट है, एक उत्पाद है, एक प्रक्रिया नहीं है। उत्पाद होता है ये फाइनल है, अब इसमें कुछ ऐड नहीं हो सकता। जैसे ये पेन है, ये फाइनल प्रोडक्ट है, कंपनी ने बना के भेज दिया। ये घड़ी है, फाइनल प्रोडक्ट है, अब इसमें क्या ही इंप्रूव करोगे। लेकिन सीखना, लर्निंग एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है जो ऑन गोइंग है। प्रोसेस हमेशा इंप्रूव होती रह सकती है, चाहे वो लर्निंग हो, डेवलपमेंट हो, सोशलाइजेशन हो, यानी सामाजिकरण हुआ, विकास की प्रक्रिया हुई, सामाजिकरण की प्रक्रिया हुई, अधिगम की प्रक्रिया हुई, ये सब प्रक्रियाएं हैं। तो प्रोसेसेस तो हमेशा ऑन गोइंग होती हैं, इंप्रूवमेंट का स्कोप हमेशा रहता है। प्रोडक्ट नहीं हो सकता लर्निंग, डेवलपमेंट या आपका सोशलाइजेशन, ये सब प्रक्रियाएं ऑन गोइंग है, लाइफ लॉन्ग चलती रहती हैं। तो ये कहना तो गलत होगा, प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। वो प्रोडक्ट नहीं है कि एक फाइनल प्रोडक्ट है पेन, अब ये आ गया, अब इसमें कुछ नहीं हो सकता, अब इसकी शेप नहीं बदल सकती। नहीं, प्रोसेस तो चेंज करते रह सकते हो। सीखना हमेशा की प्रक्रिया है। आप पुरानी चीजें भूलते हो, नई सीखते हो या चेंज करते हो पुराने में। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों बातें सही है, फोर्थ सही नहीं है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि फोर्थ जहां जहां है हमें वो हटाना होगा, तो फोर्थ यहां पे सही है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 11। देखिएगा एक बार इसको, क्या कहना चाहता है कवि, आई मीन एग्जामिनर। या देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहना चाहता है, फटाफट से देखेंगे। इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स डिमांड्स। देखिए डेप्राइव्ड या डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स आपका टॉपिक है, बिल्कुल क्लियरली पेडागोजी में गिवन। और वंचित समूह वर्ग के बच्चों की बात हो रही है, तो वो बच्चे जो वंचित समूह वर्ग से आ रहे हैं या अलाभान्वित वर्ग से आ रहे हैं, जिनको समाज में किसी भी आधार पे या तो हाशिए पे रखा गया है, जाति के आधार पे, सुविधाओं के आधार पे, किसी ट्राइबल कम्युनिटी से हो सकते हैं, या फिर आर्थिक स्थिति उनकी कमजोर रही, किसी भी आधार पे उनको डेप्राइव्ड रखा गया है, वंचित रहे वो। तो ऐसे बच्चों को कैसे इंक्लूड करेंगे, ये पूछा है हमसे, इनका समावेशन कैसे करेंगे। पहला है अवेयरनेस एंड सेंसिटाइजेशन टुवर्ड्स डाइवर्स ट्रेडिशंस, कि आप क्लास में ये बताएं कि विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना, कि हाँ अलग अलग तरह के लोग हैं देश में और दुनिया में, और ये भी बच्चे अलग हैं, लेकिन ये गलत नहीं है। ठीक, तो बात सही है, संवेदनशील बना रहे हैं आप बाकी बच्चों के प्रति। हो सकता है कोई आर्थिक स्थिति खराब हो, किसी का कुछ और रहा हो, तो आप संवेदनशील बना रहे हैं, ये बात तो सही है, पॉजिटिव है, बच्चे के ही पक्ष में है, और जो ऑप्शन बच्चे के पक्ष में है वो बेहतर है। फिर भी बाकी ऑप्शन देखेंगे। एविडेंसिंग एंड एनकरेजिंग आइडेंटिटी बेस्ड स्टीरियोटाइप्स, कि आप और बढ़ावा देंगे पहचान आधारित रूढ़िवादिता को, कि ये इनके पिताजी जो है नेता हैं, तो ये यहां से इस परिवार से आते हैं, इनके पिताजी जो हैं ये हैं, या ये संस्कृति, इस समुदाय, इस जाति से आते हैं, या ये बहुत ही बेहतर हैं, या ये बहुत ही खराब हैं, इस तरह की आइडेंटिटी बना देंगे नहीं। आते हैं आइसोलेशन इन दी क्लासरूम ऑन द बेसिस ऑफ सोशल एफिलिएशन, यानी क्लास में अलग थलग कर देंगे आप बच्चों को, कि गरीब बच्चे एक जगह बैठेंगे जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आ रहे हैं, ये वाले बच्चे एक जगह बैठेंगे। नहीं, आइसोलेट नहीं करना है, इंक्लूड करना है, सबको एक साथ लेके चलना है। सेम एबिलिटी ग्रुपिंग ऑफ स्टूडेंट्स इन दी क्लासरूम, सेम क्षमता रखने वाले बच्चों को एक साथ रखेंगे। नहीं भाई, मिक्स्ड एबिलिटी ग्रुपिंग करनी है, अगर करनी भी पड़े तो हेट्रोजेनस होना चाहिए ग्रुप, जिसमें अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चे हो, ना कि होमोजेनियस, यानी सेम एबिलिटी ग्रुपिंग नहीं करनी है, कि जो बच्चे मैथ्स में अच्छे हैं उनको एक साथ रख दिया, या जो बच्चे एक आर्थिक स्थिति अच्छी है जिनकी, उनको एक साथ रख दिया, बाकियों को अलग रख दिया, ये नहीं करना है। सबको इंक्लूड करके चलना है, मिक्स्ड एबिलिटी वाले बच्चे होने चाहिए। तो एक ही ऑप्शन सही है कि अवेयरनेस फैलाएंगे और संवेदनशील बनाएंगे डाइवर्स ट्रेडिशंस के प्रति, यानी विविधताओं में एकता सिखाएंगे बच्चे को, जो देश में भी, संविधान में भी बात कही जाती है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12, 11 हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, फटाक से समझेंगे। देखिएगा एक बार, ये ज्यादा इधर रह गया है, अब जब से ये बोर्ड इधर शिफ्ट किया है गड़बड़ हो गई पूरी सेटिंग ही। देखिए, तो अगर हम बात करें यहाँ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ असेसमेंट एज लर्निंग इन द क्लासरूम, यानी अधिगम में आकलन या अधिगम के साथ आकलन कहेंगे यहाँ पे, अधिगम के रूप में आकलन एज लर्निंग जो है वो, इसकी लिमिटेशन क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, जनरली आपको देखने को नहीं मिलेगा कहीं, बहुत रेयर है। ठीक, तो अगर हम देखें असेसमेंट एज लर्निंग की कमी क्या है, क्योंकि हम असेसमेंट एज लर्निंग को अच्छा तो मानते हैं कि बच्चा खुद से खुद का आकलन कर पाए, है ना, उसके साथी समूह उसका आकलन कर पाए। ठीक, ये तो अच्छी बातें हैं, लेकिन इसकी प्रॉब्लम क्या है, इसकी लिमिटेशन क्या है, ये पहचानना है। इट डज नॉट, सीमा क्या है बेसिकली इसकी, इट डज नॉट अलाउ स्टूडेंट्स टू एंगेज इन सेल्फ रिफ्लेक्शन, कि ये स्व प्रकाश या स्व चिंतन में या आत्मचिंतन में नहीं संलग्न करता बच्चों को। नहीं भाई, सेल्फ असेसमेंट यानी खुद का आकलन बच्चा खुद कर पाए कि खुद को कितने नंबर दोगे 30 में से या 10 में से, इस चीज को लेकर के। ये टॉपिक प्याजे अगर आपसे पूछा जाए कितने अच्छे से आता है, मैं कहूं आउट ऑफ 10 कितने अच्छे से आता है, तो आप खुद सोच के बताएं, रिफ्लेक्ट करें कि प्याजे आपको कितने अच्छे से आता है। आप कहें 7 आउट ऑफ 10 आता है, तो इसमें सेल्फ रिफ्लेक्शन लगा, आपको देखना पड़ा कि आपको कितना आता है, आपने चिंतन किया, आत्मचिंतन। तो ये तो होता है। पूछा है क्या लिमिटेशन है, ये तो फायदा है लिमिटेशन
नोटेशन थोड़ी, ये तो पॉजिटिव है इसका, ठीक, नेगेटिव चाहिए हमको। इट इज टीचर सेंटर्ड एंड डिस्करेजेस स्टूडेंट ऑटोनॉमी। देखो शिक्षक केंद्रित ये नहीं होता, अगर शिक्षक केंद्रित होता तो हम इसको सेल्फ असेसमेंट क्यों कहते हैं, टीचर का तो इसमें कोई खास रोल है भी नहीं। थर्ड ऑप्शन है इट मे बी चैलेंजिंग फॉर स्टूडेंट्स हु लैक सेल्फ रेगुलेशन स्किल्स, यानी यह उन छात्रों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है जिनमें आत्मनियमन कौशल की कमी है। क्या ये बात सही लग रही है हमें? देखना थर्ड ऑप्शन कितने लोग दे रहे हैं, 47% लोग ही सिर्फ दे पा रहे हैं थर्ड ऑप्शन को, बाकी सब गलत दे रहे हैं, मतलब 53% लोग गलत जवाब दे रहे हैं इतने आसान सवाल का। फिर हम कहते हैं सीटेट में रिजल्ट 10-15% क्यों है। फोर्थ ऑप्शन है इट प्रोवाइड्स, तो हमको ठीक से समझना होगा, अपने आप रिजल्ट इंप्रूव हो जाएगा। इट प्रोवाइड्स इमीडिएट फीडबैक, रटना नहीं है, इट प्रोवाइड्स इमीडिएट फीडबैक फॉर सबमिटिव इवैल्यूएशन, कि इमीडिएट तुरंत प्रतिपुष्टि मिल जाती है एसए के लिए, जबकि ये एफए का पार्ट है, एसए का पार्ट नहीं है, एक्टिविटी बेस्ड होता है और खुद से खुद का आकलन है। एसए में तो टीचर करेगा आपका आकलन, ठीक, वो जो हाफ ईयरली और ईयरली एग्जाम्स हैं। तो एक ही ऑप्शन सही है यहां कि इट मे बी चैलेंजिंग फॉर स्टूडेंट्स हु लैक सेल्फ रेगुलेशन स्किल्स। देखिए असेसमेंट एज लर्निंग से मेटाकॉग्निशन बेहतर होता है या मेटाकॉग्निशन का यूज होता है, ये आप पहली बार सुन रहे होंगे शायद जीवन में ही अपने, कि असेसमेंट एज लर्निंग मेटाकॉग्निशन को यूज करता है ना। अब ये आप रिपीट होते हुए सुन लेंगे बातें, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है समझना कि असेसमेंट एज लर्निंग मतलब खुद से खुद का आकलन या आपके साथी आपका आकलन कर रहे हैं, तो ये जो असेसमेंट एज लर्निंग है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, फॉर लर्निंग तो समझ गए, फॉर लर्निंग है इंप्रूवमेंट के लिए ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, टीचर बीच में क्वेश्चन पूछे क्लास के चलते हुए, है ना, या उस टाइम पे आपका टेस्ट लिया जा रहा है, ये वो असेसमेंट फॉर लर्निंग है। असेसमेंट टीचर इन्वॉल्व है, इसमें इंप्रूवमेंट हो सकता है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग है आपकी पढ़ाई हो गई उसके बाद आपसे टेस्ट लिया जा रहा है और टीचर इन्वॉल्व है और फाइनल होगा ये रिजल्ट, इसमें इंप्रूवमेंट की गुंजाइश नहीं है, एसए का पार्ट है। फॉर लर्निंग एफए का पार्ट है। लेकिन एज लर्निंग जो है वो बच्चे को खुद से ही आप आकलन के लिए कह रहे हैं कि यानी स्व आकलन शामिल है इसमें, या फिर आप उसके दोस्तों को कह रहे हैं कि एक काम करो तुम एक दूसरे का आकलन करो। एज लर्निंग या फिर पीयर असेसमेंट भी कहते हैं इसको, साथी समूह का आकलन या स्वयं से खुद का आकलन। तो जब बच्चा खुद से आकलन करेगा कि मुझे कितना आता है, मैं खुद ही जांच रहा हूं या जांच रही हूं, तो इसमें मेटाकॉग्निशन की एबिलिटी लगती है। मेटाकॉग्निशन क्या है? परासंज्ञान, 1 नंबर का अलग से टॉपिक है और ये इससे जुड़ा हुआ है। मेटाकॉग्निशन क्या है भाई? मेटाकॉग्निशन ये मैंने बैच में पढ़ाया है, याद कर लीजिए जरा। परासंज्ञान के कैसे असेसमेंट एज लर्निंग मेटाकॉग्निशन से जुड़ा हुआ है, ये समझना यहां महत्वपूर्ण है। तो परासंज्ञान की जब हम बात कर रहे हैं, मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड, वो जो फेसबुक वाला मेटा है ना, बियॉन्ड दिस वर्ल्ड वाली बात हो गई, बियॉन्ड। और कॉग्निशन का मतलब होता है थिंकिंग। थिंकिंग कॉग्निशन का एक पार्ट है, तो यहां हम थिंकिंग लिख देते हैं, नहीं तो थिंकिंग, अवेयरनेस, मेमोरी, अटेंशन, जितनी भी चीजें, तो थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, सोच पे भी सोच पा रहे हो। अवेयरनेस अबाउट अवेयरनेस, मेरी कमी कहां है, मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूं। तो इसमें क्या होता है? प्लानिंग, रिव्यूइंग, रिफ्लेक्ट करना, खुद पे ही प्लान करना, फिर उसको ठीक करना। तो यहां पे मेटाकॉग्निशन में आप अपने थिंकिंग पे भी सोच पा रहे हैं कि आप क्यों सोच रहे हैं, कैसा, इस पे भी आप सोच पा रहे हैं कि आपकी सोच कैसी है, इस पे भी आप सोच पा रहे हैं, देख पा रहे हैं कि आप कैसे सोच रहे हैं। ये मेटाकॉग्निशन है जिसमें अवेयरनेस लगती है, थिंकिंग लगती है, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। तो असेसमेंट एज लर्निंग जो है, जिस व्यक्ति को या जिस बच्चे को खुद से रेगुलेट करने में दिक्कत होती है, जैसे ये ऑनलाइन क्लास पे भी लागू होता है कि कुछ लोगों को ऑफलाइन ही, जब 4 लोग आसपास होते हैं, कंपटीशन का माहौल होता है, वो एक दूसरे से पूछ पा रहे होते हैं, टीचर से डायरेक्ट डाउट पूछ पा रहे होते हैं, तो वो उनको बेहतर समझ में आता है, रोज बस्ता उठा के जाते हैं लाइब्रेरी, तभी पढ़ पाते हैं। खुद से उनको घर पे छोड़ दो पढ़ने के लिए तो उनसे नहीं पढ़ा जाता। तो वो सेल्फ रेगुलेशन की वहां दिक्कत है, मेटाकॉग्निशन की दिक्कत है कि वो खुद से रेगुलेट नहीं कर पाते, उनको डिसिप्लिन करने के लिए बाहर की कोई अथॉरिटी चाहिए। तो अगर एज लर्निंग अगर हम कराएंगे, बच्चों का खुद से आकलन करने के लिए कहेंगे, तो वो बच्चे जो खुद को रेगुलेट नहीं कर पाते, जिनमें मेटाकॉग्निशन की कमी है, या फिर जो सेल्फ रेगुलेशन यानी खुद को ही मैनेज नहीं कर पाते, खुद का टाइम टेबल खुद से बना के खुद ही फॉलो नहीं कर पाते, रील देखने बैठ जाते हैं, तो उनको असेसमेंट एज लर्निंग में दिक्कत होगी। वो ठीक से मॉक लगा के कभी देखेंगे नहीं कि कहां मेरी कमी रह गई है, कहां एनालाइज करूं, कहां फिर से तैयारी की जरूरत है, फोन बंद करके पढ़ लूं 3 घंटे अगर टाइम दिया है तो एज लर्निंग में ये समस्या होगी। जो बच्चे सेल्फ रेगुलेट नहीं कर पाते, मेटाकॉग्निशन जिनका ठीक से डेवलप नहीं है, उनको समस्या होगी। तो चैलेंजिंग हो जाएगा ये असेसमेंट एज लर्निंग उन बच्चों के लिए, क्योंकि इसमें टीचर तो इन्वॉल्व नहीं है, ये तो खुद ही करना है बच्चे को। तो सेल्फ रेगुलेशन स्किल्स जिसमें खुद को कंट्रोल करने की क्षमता नहीं है, उस बच्चे को दिक्कत होगी। सेल्फ मैनेजमेंट जिसका कमजोर है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, तो ये एक लिमिटेशन है या प्रॉब्लम है मेटाकॉग्निशन को लेकर के। क्वेश्चन नंबर 13 मेटाकॉग्निशन नहीं, बेसिकली असेसमेंट एज लर्निंग को लेकर के। A teacher introduces a challenging topic to students and provide hints, demonstrations and examples as students work through the material. यानी एक टीचर है, उन्होंने एक चैलेंजिंग टॉपिक को, मुश्किल टॉपिक को पढ़ाया है आज, और कुछ हिंट्स
दिए हैं मुश्किल टॉपिक को पढ़ाने में, कुछ डेमोन्स्ट्रेशन कुछ दिखाया है करके, या कोई एक्टिविटी कराई है, या कोई एक चार्ट दिखाया है और एग्जाम्पल दिए हैं, जिससे कि एज स्टूडेंट्स वर्क थ्रू दी मटीरियल। और जैसे जैसे बच्चे वर्क थ्रू मटीरियल कर रहे हैं, देख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, ग्रेजुअली द टीचर रिड्यूसेस दिस सपोर्ट। जैसे जैसे उनको समझ में आता जा रहा है, वो सपोर्ट को हटाती जा रही है टीचर, जैसे जैसे बच्चों को कॉन्फिडेंस गेन हो रहा है। ये जो टीचिंग की अप्रोच या प्रोसेस है, इसको हम क्या कहेंगे? यानी जहां दिक्कत हो रही थी वहां हिंट देना, क्यूज देना, हाफ सॉल्व प्रॉब्लम देना, जहां बच्चा अटके वहां उसको हेल्प देना, ये प्रक्रिया स्कैप फोल्डिंग कहलाती है। वाइगॉत्स्की को भी याद कर सकते हो, और ये पढ़ाने के मेथड में भी यहाँ हेल्पफुल ही है। ठीक है ना? ये बात नहीं, अलग अलग बच्चों की नीड को ध्यान रखेंगे, फिर वेरिंग लेवल ऑफ डिफिकल्टी पे पढ़ाएं, तब डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन होता है, बट उसकी बात नहीं हो रही है। एक्सपीरियंशियल में आप जस्ट एक्सपीरियंस देते हो, बट ये पूरी कहानी स्कैप फोल्डिंग को ही दर्शा रही है। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन तो दिमाग में भर देने वाली बात है। तो स्कैप फोल्डिंग, पार ढांचा, ये बात क्या है? इसकी बात ब्रूनर ने की है, जिसको वाइगॉत्स्की ने अपनी थ्योरी में यूज किया है। और यहाँ पे टेम्परेरी हेल्प, यानी जब तक मदद दी जाएगी जब तक आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं। साइकिल तब तक पीछे से पकड़ता है कोई, जब आप साइकिल सीख रहे होते हैं, जब तक आप खुद से नहीं चलाने लगते हैं। जैसे ही खुद से चलाने लगते हैं, मदद हटा ली जाती है। तो ये टेम्परेरी हेल्प है। जैसे मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद कर रही हूँ, लेकिन फाइनल पेपर में आप ही को करके आना है। अभी मैं स्कैप फोल्डिंग दे रही हूँ ताकि आप करने लगे खुद से ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा और समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा और समझिएगा, बताइएगा कि क्या कहना चाहता है कवि। What is the most effective way for a teacher to use feedback to enhance students learning? यानी सबसे बेहतर तरीका कौन सा है टीचर का फीडबैक यूज करने का, जिससे बच्चे बहुत ही बेहतर तरीके से सीख पाए? फटाफट से बताइएगा, जल्दी बताइए। बहुत बातों में लगे रहते हो, इतने यहाँ पे स्पीड से हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर भी आप लोग बातों में लग रहे हो आपस में। ये समस्या जो है कांस्टेंट है, ऑनलाइन हो क्लास चाहे ऑफलाइन हो। देखो एक बार तो, फीडबैक बेहतर करने के लिए लर्निंग को फीडबैक कैसे यूज किया जाए टीचर के द्वारा? प्रोवाइड फीडबैक ओनली एट द एंड ऑफ द एकेडमिक ईयर। साल के अंत में फीडबैक दो तो भाई फिर तो इंप्रूव करने के लिए कुछ बचा ही नहीं फाइनल रिजल्ट में। अब सीटेट के पेपर में जाके आपको कोई ज्ञान दे कि ये चैप्टर ऐसे पढ़ना था, तो फायदा तो है नहीं। तो अब फाइनल एग्जाम में, एनुअल एग्जाम में, सबमिटिव असेसमेंट के टाइम पे कोई बताएगा फीडबैक, तो उसका फायदा नहीं है। डिलीवर इमीडिएट एंड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दैट फोकसेस ऑन स्पेसिफिक एरियाज फॉर इंप्रूवमेंट। यानी तत्काल और रचनात्मक प्रतिपुष्टि दें। कंस्ट्रक्टिव यानी जिसमें प्रॉपरली चेंज किया जा सके एक्टिवली, और इमीडिएट जहां गलती हो रही है वहां फीडबैक आप दे दें। अगर एफए में गलती हुई, इसका मतलब ये नहीं हर गलती पे सुधार देना है, लेकिन अगर कहीं पे भी इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो वो आप तुरंत इमीडिएट फीडबैक दें। गलती करेक्ट करना अलग चीज है, फीडबैक देना अलग चीज है। तो बच्चे को मौका मिलेगा कि उसको खुद से करेक्ट करनी है, नेक्स्ट तरीके से नए मेथड यूज करने हैं। लेकिन रचनात्मक प्रतिपुष्टि यानी नए ढंग से वो अपनी प्रॉब्लम को एक्टिवली रिजॉल्व कर पाए, और तुरंत फीडबैक देना है। ऐसा नहीं साल के अंत में देना है, जब ऑनगोइंग प्रोसेस है ना, जो असेसमेंट है, आकलन है, तो उसी दौरान जहां पे बात चल रही है, जहां असेसमेंट हो रहा है, वहीं पे आप दे सकते हो फीडबैक। हाईलाइट ओनली द मिस्टेक्स एंड आस्क स्टूडेंट्स टू अवॉइड रिपीटिंग देम। सिर्फ मिस्टेक हाईलाइट कर दो और उनको रिपीट करने के लिए मना कर दो, तो मना करने से नहीं होगा, सीखने से बात बढ़ेगी। यूज फीडबैक, और सिर्फ गलतियां नहीं, बच्चे की स्ट्रेंथ्स भी आप यहां पे दिखा सकते हो कि उसकी क्या बेहतरी है। यूज फीडबैक एज अ मीन्स टू कंपेयर स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस विद देयर पीयर्स। देखो बच्चों को कंपेयर नहीं करना है आपको दूसरे बच्चों से, उसको खुद से कंपेयर करना है कि वो पहले से बेहतर हुआ है या नहीं। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा और बताइएगा क्या है यहां पे क्वेश्चन में पूछा हुआ। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की फीचर ऑफ असेसमेंट एज लर्निंग। यानी सीखने के साथ या सीखने में आकलन की जब हम बात कर रहे हैं, एज लर्निंग यानी सेल्फ असेसमेंट, खुद से आकलन करना। ठीक, सेल्फ असेसमेंट या पीयर असेसमेंट, या तो आपके साथी समूह आपका आकलन करें, दोस्त आपके यानी बच्चे के क्लासमेट्स, या फिर वो खुद से खुद का आकलन करें। ठीक, द टीचर इवेल्युएट्स एंड असाइंस ग्रेड्स। टीचर का तो रोल ही नहीं है ना यहाँ एज लर्निंग में। स्टूडेंट्स आर पैसिव रेसिपिएंट, बच्चे निष्क्रिय हो ही नहीं सकते, जब बच्चे तो एक्टिव होंगे। या स्टूडेंट्स टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मॉनिटरिंग देयर ओन प्रोग्रेस, यानी बच्चे खुद से खुद की जिम्मेदारी ले रहे हैं कि वो अपनी प्रगति पर निगरानी रखेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे, प्रकाश डालेंगे, चिंतन करेंगे, कहां कमी रह गई, कैसे इंप्रूव करना है, खुद से ये काम करेंगे, तभी स्व आकलन कह रहे हैं हम इसको। तो थर्ड ऑप्शन तो सही है। असेसमेंट आर यूज टू कंपेयर, कंपेयर ये तो बात ही गलत है, नेगेटिव वर्ड हो गए, तो इसको तो हम हटा देंगे। थर्ड ऑप्शन ही एकमात्र सही है यहाँ, बाकी गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। आज थोड़ा सा डटे रहना है क्योंकि क्वेश्चन है 50, है ना। क्वेश्चन कितने हैं? 50।
तो लेकिन हाँ, ये 15 नंबर पूरे कवर हो जाएंगे जो भी पेडागोजिकल एस्पेक्ट आता है। इवन सीसीई तो एक एक्स्ट्रा टॉपिक है, तो 16 भी कह सकते हो आप। ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 है, टीचर डिजाइन्स एन एक्टिविटी। जिनको स्पीड ज्यादा लग रही है वो कम करके देख लेना, क्योंकि थोड़ी सी स्पीड आज ज्यादा ही रखनी पड़ेगी। आ टीचर डिजाइन्स एन एक्टिविटी वेयर स्टूडेंट्स इवेल्युएट देयर ओन वर्क यूजिंग अ चेकलिस्ट एंड देन डिस्कस देयर सेल्फ असेसमेंट विद पीयर्स। यानी एक टीचर को ऐसी एक्टिविटी डिजाइन करनी है जहां बच्चे खुद ही एक चेकलिस्ट बनाकर खुद से खुद का आकलन कर सके, खुद को ही देख पाए कि वो कितने पानी में हैं। द पर्पज इज टू हेल्प स्टूडेंट्स रिकॉग्नाइज देयर स्ट्रेंथ्स एंड आइडेंटिफाई फॉर इंप्रूवमेंट। पर्पज क्या है कि बच्चे अपनी गलती खुद से पहचान पाए और इंप्रूव कर पाए। जब भी आप कहते हैं मॉक में नंबर नहीं आ रहे, मैं यही कहती हूं ये देखो किस सेक्शन में नहीं आ रहे, किन टॉपिक्स में दिक्कत है। यानी सेल्फ रिफ्लेक्ट करो, सेल्फ एनालिसिस करो। असेसमेंट एज लर्निंग कहेंगे इसको। बात तो सही है। व्हाट डज दिस असेसमेंट अप्रोच एम टू डेवलप इन स्टूडेंट्स। क्या इससे इस अप्रोच से क्या डेवलप होगा? कॉम्पिटिटिवनेस। बच्चों एक दूसरे से कॉम्पिटिटिव होंगे नहीं, वो तो खुद के साथ देखेगा कि वो कहां गलत कर रहा है। सेल्फ रेगुलेशन एंड मेटाकॉग्निटिव स्किल्स। यही बात अभी जो हम थोड़ी देर पहले एक और क्वेश्चन में डिस्कस कर रहे थे कि आत्म नियमन एवं परासंज्ञानात्मक कौशल। बच्चा खुद को कंट्रोल करना सीखेगा, खुद को रेगुलेट करना सीखेगा, कहां गलती हो रही है, कहां इंप्रूवमेंट की जरूरत है, कितने घंटे पढ़ूं, ये सब सीखेगा। और मेटाकॉग्निटिव स्किल्स में यही सब आता है कि रिफ्लेक्ट करेगा, अवेयर होगा अपनी गलती के प्रति या अपनी स्ट्रेंथ अपनी वीकनेस के प्रति, फिर एक प्लान करेगा, फिर रिव्यू करेगा वो प्लान हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, खुद को रेगुलेट करना सीखेगा। मेमोराइज और रोट लर्निंग ये सब तो बेकार बातें हैं। डिपेंडेंस होगी टीचर फीडबैक पे, नहीं भाई सेल्फ असेसमेंट की बात हो रही है, खुद से ही खुद को फीडबैक देना है। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। पेडागोजी के क्वेश्चंस लेंथी होते हैं, जितनी आप प्रैक्टिस कर लेंगे उतनी स्पीड आपकी बेहतर होती चली जाएगी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। आई अ टीचर ऑफ क्लास 7th, 7वीं कक्षा का एक टीचर है, वॉज टोल्ड टू यूज डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन इन माई क्लासरूम बाय अ सीनियर टीचर। एक टीचर है व्यक्ति जो 7वीं क्लास का है, उसके सीनियर टीचर ने या प्रधानाध्यापक ने, प्रिंसिपल ने कहा कि क्या करना है, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल तुमको करना चाहिए, ये एक बढ़िया मेथड है, विभेदी अनुदेशन इस्तेमाल करो करके देखो क्लास में, बच्चे अच्छा सीखेंगे। किसी ने सलाह दी, एक बड़े टीचर ने। चलो ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस आई एम सपोज टू फॉलो। आपको कौन सी प्रैक्टिस फॉलो करनी चाहिए, फटाफट से बताएं। पहला ऑप्शन है टीचिंग द सेम लेसन एंड एक्टिविटीज टू ऑल स्टूडेंट्स रिगार्डलेस ऑफ देयर एक्टिविटीज। यानी सभी छात्रों को उनकी क्षमताओं की परवाह किए बिना एक ही पाठ और गतिविधि पढ़ाना। यानी हर एक बच्चे को स्टैंडर्डाइज्ड या यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन से पढ़ा दो, यानी सबको सेम लेसन और सेम ही एक्टिविटी कराओ, बिना उनकी ये देखे कि किस बच्चे की किस में क्षमता है, उसकी क्या एबिलिटी है। अलग अलग मेथड का यूज ही मत करो, एक मेथड से पढ़ाओ, ये एकदम खराब तरीका है, चाइल्ड सेंटर्ड नहीं है। ग्रुपिंग स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन देयर लर्निंग स्टाइल्स एंड टेलरिंग एक्टिविटीज टू मीट देयर नीड्स। ये बात सही है कि बच्चों को ग्रुप बनाना उनके लर्निंग स्टाइल के बेसिस पे, कौन से बच्चे हैं जो देख के सीखते हैं, कौन से बच्चे हैं जो सुन के सीखते हैं, और फिर उस हिसाब से उनके अनुसार जो है मेथड को चूज करना है, यानी बच्चे को सेंटर में रख रहे हैं। फिर भी बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। फोकसिंग एक्स्ट्रा अटेंशन ऑन हाई अचीविंग स्टूडेंट्स टू मैक्सिमाइज देयर पोटेंशियल। जिनके नंबर ज्यादा आ रहे हैं सिर्फ उन पे ध्यान देना, ये गलत तरीका है, हर बच्चे को साथ लेके चलना है। असाइनिंग मोर होमवर्क, होमवर्क ज्यादा देने से कुछ नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन है जहां बच्चे की भलाई की बात हो रही है कि बच्चे की लर्निंग स्टाइल के आधार पे अलग अलग डिफिकल्टी लेवल के मेथड्स चूज करना, डिफरेंट मेथड्स। तभी डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन कह रहे हैं कि क्षमता के आधार पर बच्चों की नीड्स को ध्यान में रखते हुए डिफरेंट मेथड्स का इस्तेमाल करना डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन या विभेदी अनुदेशन कहलाता है, कि विभिन्न मेथड्स का आप इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चे की आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके कि कौन सा बच्चा कैसे सीखता है, तो अलग अलग मेथड्स आप अपना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा और बताइएगा। ये कहता है, अ टीचर ऑर्गेनाइजेज अ फील्ड ट्रिप to a historical site and encourages students to reflect on their experience through group discussions and creative projects. This teaching method is an example of. Historical site अब कुछ भी हो सकती है ना, लाल किला दिखाने ले जा सकते हो, ताजमहल दिखाने ले जा सकते हो, है ना, कोई भी एक जगह हो सकती है, कुतुब मीनार दिखाने ले जा सकते हो। ये क्या है, हिस्टोरिकल साइट्स हैं, और भी बहुत सारी देश भर में साइट्स मिल जाएंगी, है ना। तो अगर हम बात करें कोई और पुराना मंदिर दिखाने ले जा सकते हो कहीं, एंड एनकरेज स्टूडेंट्स टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर एक्सपीरियंसेस। जब बच्चे को आप फील्ड ट्रिप पे लेके गए या एक ट्रिप पे लेके गए हिस्टोरिकल साइट दिखाने, फिर उनको कहा कि तुम्हारा जो अनुभव रहा वहां, सोचो वहां क्या क्या था और रिफ्लेक्ट करो, खुद से प्रकाश डालो अपने इस एक्सपीरियंस पे थ्रू ग्रुप डिस्कशंस। ग्रुप में बातचीत करके, चर्चा, डिबेट, डिस्कशन करके, और क्रिएटिव प्रोजेक्ट बनाओ। कुछ क्या तुमने देखा, कोई ऐसे लिखो, कुछ भी हो सकता है क्रिएटिव प्रोजेक्ट में, यानी बच्चा एक्टिव है। तो रोट लर्निंग कैसे हो जाएगी, रटना थोड़ी है, जहां बच्चा एक्टिव है। ये एग्जांपल एक्सपीरियंशियल लर्निंग का है, हाँ भाई अनुभवात्मक अधिगम है, बच्चा अनुभव लेकर के सीख रहा है, फील्ड ट्रिप करके सीख रहा है। बिहेवियरिस्टिक टीचिंग नहीं है, तो रिवॉर्ड पनिशमेंट की बात होती रहती है। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन नहीं है कि दिमाग में भर दिया हो, बस पढ़ा दिया हो किसी एक हिस्टोरिकल साइट के बारे में, प्रॉपर एक्सपीरियंस किया है बच्चे ने, रियल लाइफ हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट हो गए, एक तरह से अनुभवात्मक अधिगम है, रियल लाइफ एक्सपीरियंस उसको मिला है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा और बताइएगा कि क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 19 असर्शन है,
यानी एक कथन है, स्कूल करिकुलम शुड गिव रीजनेबल स्पेस एंड वैल्यू टू लर्नर्स कल्चरल नॉलेज। यानी जो विद्यालय पाठ्यचर्या है, पाठ्यक्रम तो होता है सिलेबस, पाठ्य जो सिलेबस है वो जस्ट हिस्सा है करिकुलम का, ठीक है ना। करिकुलम क्या है, सारी एक्टिविटीज स्कूल में, रंगोली बनवाने से लेके, फेट जो होता है स्कूल में वो लगवाने से लेके, एग्जीबिशन जिसको आप कह लीजिए, कोई स्पोर्ट्स की एक्टिविटी कराने से लेके, हर एक चीज स्कूल करिकुलम का हिस्सा है, स्कूल में कदम रखने से लेके बाहर निकलने तक, ठीक। तो स्कूल करिकुलम शुड गिव रीजनेबल स्पेस एंड वैल्यू टू लर्नर्स कल्चरल नॉलेज। तो बच्चे की कल्चरल नॉलेज को भी इंपॉर्टेंस दी जानी चाहिए, यानी दिवाली भी मना रहे हो, ईद भी मना रहे हो, यानी सेलिब्रेशन हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट चीजों का ध्यान रखा जा रहा है, अलग अलग सांस्कृतिक बैकग्राउंड का। रीजन क्या है इसका, सपोर्टिंग स्टूडेंट्स टू अपहोल्ड देयर कल्चरल आइडेंटिटीज फैसिलिटेट्स लर्निंग। ये बात एकदम सही है कि जब आप बच्चे की सांस्कृतिक परिपेक्ष को सपोर्ट करते हो कि अच्छा कोई बात नहीं, तुम छठ पूजा करते हो, अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया, तुमको छठ पूजा की बधाई, है ना। इट्स लाइक जब हम क्लास शुरू करते हैं तो मैं कहती हूँ कि सभी गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट डू यू फील कनेक्टेड विद। तो ये सबको आपने कंसिडर कर लिया, क्लास में डाइवर्स बच्चे होंगे और हर एक व्यक्ति अपनी कल्चरल आइडेंटिटी लेकर के क्लास में रह सकता है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात हमारा संविधान भी करता है, विभिन्नता में एकता की। ये बात एकदम सही है कि कल्चरल नॉलेज को अगर आप अपहोल्ड कर रहे हैं, बच्चों को अपनी आइडेंटिटी बना के रखने दे रहे हैं, तो ये लर्निंग को फैसिलिटेट करेगा। तो सही है, ए भी सही है, आर भी सही है, और आर जो है वो रीजन भी सही है, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा और बताइएगा क्या बात सही होगी। पता नहीं, अजीब सी वीकनेस फील हो रही है। देखो एक बार, क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी कैरेक्टराइज्ड एज फॉर्मेटिव असेसमेंट। यानी निम्नलिखित में से किसे संरचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाएगा, यानी जो आपका कंस्ट्रक्टिव फीडबैक नहीं है या फॉर्मेटिव असेसमेंट नहीं है, रचनात्मक आकलन नहीं है। रचनात्मक आकलन में हमेशा एक्टिविटी होती है, और जो आपका समेटिव है उसमें पेंसिल पेपर टेस्ट जिसको हम कह रहे हैं, तो इसमें एक्टिविटी होगी फॉर्मेटिव असेसमेंट में। ये फीडबैक के लिए होता है, इंप्रूवमेंट के लिए होता है, फाइनल जजमेंट के लिए नहीं होता। जैसे अभी जो हम कर रहे हैं ये फॉर्मेटिव असेसमेंट ही एक तरह से। एन असेसमेंट गिवन एट द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू कॉन्सेप्ट टू डिटरमिन स्टूडेंट्स प्रायर नॉलेज। यानी एक आकलन जो शुरुआत में दिया जाएगा एक कॉन्सेप्ट के, ताकि बच्चों के पूर्व ज्ञान को जांचा जा सके। हाँ भाई ठीक है। एन असेसमेंट गिवन ड्यूरिंग द क्लास टू प्रोवाइड ऑनगोइंग फीडबैक टू स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। यानी जो ऑनगोइंग फीडबैक है क्लास को दिया जा रहा है जब क्लास चल रही है, चलो ये भी ठीक लग रहा है। एन असेसमेंट टास्क दैट इज हेल्पफुल इन कंपेयरिंग स्टूडेंट्स एज पर अ स्टूडेंट सेट ऑफ क्राइटेरिया। एक क्राइटेरिया के अगेंस्ट कि इतने परसेंट नंबर, 150 में से इतने परसेंट नंबर लेके आए हो, 120 मान लीजिए आप सीटेट में, तो इस क्राइटेरिया के अगेंस्ट कंपेयर किया जा रहा है कि 150 में से कितने आए। ये एसए का पार्ट है, सबमेटिव असेसमेंट का, ना कि फॉर्मेटिव का। इसमें इंप्रूवमेंट की गुंजाइश नहीं है। फाइनल नंबर आ गए, अब डिजिलॉकर में सेट हो जाएंगे, बदलेंगे नहीं। फोर्थ ऑप्शन है एन असेसमेंट यूज टू आइडेंटिफाई मिसकंसेप्शंस इन अ स्टूडेंट्स लर्निंग। ये बात भी सही है कि अगर कुछ मिसकंसेप्शन, कहीं कंफ्यूजन है ना, नाइव कॉन्सेप्शन, कुछ गलत अवधारणाएं बनी हुई, वैकल्पिक अवधारणाएं जिसको हम ऑल्टरनेटिव या नाइव कॉन्सेप्शंस कहते हैं, तो उनको भी पहचाना जा सके। बात सही है, इसीलिए होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। लेकिन नॉट का मतलब जो फॉर्मेटिव ना हो, यानी सबमेटिव हो। ये जो कंपेयर करने वाली बात है या फाइनल रिजल्ट वाली बात है मानक पैमाने के अगेंस्ट, ये रचनात्मक नहीं, योगात्मक मूल्यांकन की बात है जो साल के अंत में या टर्म एंड में होता है, ईयरली, हाफ ईयरली टाइप्स। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। 21वां सवाल क्या कहता है, फटाफट से बताएंगे आप लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिसलेक्सिया। इंक्लूसिव एजुकेशन में आता है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या है भाई? डिसलेक्सिया है रीडिंग डिसऑर्डर। बेसिकली साउंड्स को सिंबल्स के साथ रिलेट करने में दिक्कत होती है। जैसे BAD बैड जो है, इसको DAD डैड पढ़ सकता है बच्चा। क्यों? क्योंकि उसको साउंड और सिंबल्स को एक साथ जोड़ने में 6 को 9 पढ़ सकता है, B को D, गॉड को डॉग, डॉग को गॉड, वॉज को 100 पढ़ सकता है। यानी रिवर्स में उसको लेटर्स एट टाइम्स दिखाई भी देते हैं और प्रोसेसिंग में दिक्कत होती है, यानी साउंड को वर्ड के साथ प्रोसेस करने में दिक्कत होती है डिसलेक्सिया में। ईशान अवस्थी इसका एग्जांपल है, जो मूवी आपने देखी होगी तारे जमीन पर। ठीक है, तो पहला है डिफिकल्टी इन क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान में दिक्कत होगी। नहीं भाई, ये तो रीडिंग डिसऑर्डर है। डिफिकल्टी इन फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग, हाँ कह सकते हो। डिफिकल्टी इन फिजिकल कोऑर्डिनेशन, नहीं, ये डिस्प्रेक्सिया होगा, यानी फिजिकल कोऑर्डिनेशन या मोटर कोऑर्डिनेशन में दिक्कत होगी, टाई लगाने में, पेन पकड़ने में, जूते के फीते बांधने में, वो मोटर कोऑर्डिनेशन में दिक्कत होती है डिस्प्रेक्सिया में। डिफिकल्टी इन स्पेशल अवेयरनेस, उसकी भी यहाँ ऐसी कोई दिक्कत है नहीं कि कोई स्थानिक या कोई दिशाओं के ज्ञान में दिक्कत हो, नहीं। सिंपल है आपका डिफिकल्टी इन फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग या डिफिकल्टी कनेक्टिंग या कंबाइनिंग वर्ड्स विद द राइट साउंड। किस किस साउंड के साथ कौन सा वर्ड बनेगा, इसमें दिक्कत होती है। फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग, शब्दों की प्रोनाउंसिएशन, या डिसलेक्सिया जो है रीडिंग डिसऑर्डर है, तो ब्रेन में प्रोसेस करने में दिक्कत होती है, ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। और तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, सॉरी 2 बोल रही हूँ, 22। तो 22वां सवाल है 22nd, देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैन हेल्प असेस अ स्टूडेंट्स एबिलिटी टू इवेल्युएट इंफॉर्मेशन क्रिटिकली, यानी बच्चे के मूल्यांकन को जांचने के लिए समालोचनात्मक ढंग से हर एक पहलू से आप प्रॉपर समझ पाए, उसका आकलन कर पाए, कौन सा एक तरीका मदद करेगा इस चीज में। क्वेश्चंस दैट आस्क फॉर अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ अ टर्म, देखिए इसमें रिकॉल लगेगा, आपसे पूछ लिया नाउन की डेफिनेशन बता दो, इसमें आपके क्रिटिकल थिंकिंग नहीं लगी। क्रिटिकल थिंकिंग वो जहां दिमाग पे जोर पड़े, सिंपल है, जिस ऑप्शन में सबसे ज्यादा दिमाग पे जोर पड़ रहा है, यानी सोचना पड़ रहा है बच्चे को, थिंकिंग ज्यादा लग रही है, वो क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ लेके जा रहा है, सिंपल फंडा है पहचानने के लिए। तो ये तो गलत है, इसमें डेफिनेशन तो याद करना पड़ता है, इसमें दिमाग पे थोड़ी जोर पड़ता है। रिकॉल है इसमें, तो रटा हुआ होगा या याद होगा तो बता दोगे, या फिर समझा हुआ होगा लेकिन याद होगा तो बता दोगे। क्रिटिकल थिंकिंग में थिंकिंग लगती है आपकी ओरिजिनल, ठीक। क्वेश्चंस दैट आस्क फॉर द स्टूडेंट्स पर्सनल ओपिनियन, देखो पर्सनल ओपिनियन में भी आप अपना विचार बताते हैं, जिसमें कुछ हद तक शामिल हो सकती है क्रिटिकल थिंकिंग, बट हमें बेस्ट ऑप्शन ढूंढना है। क्वेश्चंस दैट आस्क फॉर एग्जांपल्स दैट वैलिडेट दी टेक्स्ट, यानी कोई टेक्स्ट आपने पढ़ा और आपसे पूछा गया वो एग्जाम्पल बताओ जो इस टेक्स्ट को वैलिडेट करते हो, सत्य मान्यकृत करते हो। चलो ठीक है, देखेंगे। क्वेश्चंस दैट आस्क फॉर समरी ऑफ अ टेक्स्ट, देखिए समरी के लिए तो आपको जितना उसमें पाठ में पढ़ा है उसको कंक्लूड करके और आप बता देंगे, और उसमें आपकी विचारधारा भी होगी। क्रिटिकल थिंकिंग में जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ अपने विचार या अपनी ओपिनियन दें, ओपिनियन और फैक्ट में अंतर कर पाए, ये क्रिटिकल थिंकिंग है। ऐसा नहीं कि सिर्फ अपनी ओपिनियन दे दी या पर्सनल ओपिनियन बता दी तो उसको क्रिटिकल थिंकिंग कहेंगे। समालोचनात्मक चिंतन में हर एक पहलू से एनालाइज कर पाते हैं आप, चीजों को ऑब्जेक्टिवली देख पाते हैं, यानी ऐसा नहीं है कि मुझे जो पसंद है वो बेस्ट हो गया, अगर कि मेरा मन करा तो मैंने सन को जो है ईस्ट की जगह वेस्ट से राइज करा दिया, ये नहीं होगा क्रिटिकल थिंकिंग में। क्रिटिकल थिंकिंग में हर एक पहलू को आप एनालाइज करते हैं, देखते हैं फैक्ट क्या है, ओपिनियन क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, हर एक पहलू से देखते हैं चीजों को। तो यहां पे सिर्फ ये नहीं होगा कि अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन या अपनी पर्सनल ओपिनियन बता दी। तो क्वेश्चंस दैट आस्क फॉर एग्जांपल्स दैट वैलिडेट द टेक्स्ट, कि अगर कोई बात सही है तो क्यों सही है, इस बात को मान्यकृत करने के लिए, वैध बताने के लिए आपको सही एविडेंसेस प्रस्तुत करने पड़ेंगे, वो क्रिटिकल थिंकिंग है ना। आपको हर एक पहलू से एविडेंस भी लगेगा, ओपिनियन कैसे है, फैक्ट कैसे, सही है तो सही क्यों है, गलत है तो गलत क्यों है, सारी चीजें वहां पे लगेंगी। सबसे ज्यादा थिंकिंग यहीं पे यूज होगी, जो कि थर्ड ऑप्शन में है। अपनी ओपिनियन में तो आप फिर भी अपने मन की बातें कह देंगे। क्वेश्चन नंबर, क्रिटिकल थिंकिंग में अपने मन की बातें कह के किसी को बुरा बुरा कहना नहीं आता है, जो फैक्ट्स हैं उनके आधार पे एनालाइज करके और तब आपको कंक्लूजन तक पहुंचना है। इंपेयरमेंट इज अ, एनालाइज करके प्रॉपर, इंपेयरमेंट इज अ डैश कंडीशन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा भी जा चुका है और अलग अलग एग्जाम में पूछा जाता है। इंपेयरमेंट क्या है, डिसेबिलिटी क्या है और हैंडीकैप क्या है, इन तीनों में अंतर आपको पता होना चाहिए। क्षति एक डैश स्थिति है जबकि अक्षमता एक डैश स्थिति है। फटाफट से बताएंगे फिर ही हम जाकर के बढ़ेंगे आगे, ठीक, क्योंकि जीवन में आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। फटाफट से बताओ तब हम आगे की बात करेंगे। देखिएगा, तो अगर हम बात करते हैं इंपेयरमेंट की, तो इंपेयरमेंट क्या है, डिसेबिलिटी क्या है और हैंडीकैप, इन तीनों के अंतर को फटाक से समझ लेते हैं, फिर आएंगे कि आप जवाब कौन सा दे रहे हैं उस पे, है ना। अगर हम इंपेयरमेंट की बात करते हैं, एक तो ये पेन भी सुधारना है, इंपेयरमेंट की यदि आप बात कर रहे हैं, है ना, इंग्लिश में समझिएगा क्योंकि हिंदी में इनके अलग अलग नाम मिल जाएंगे, फिर आपको ऐसे लिख लेते हैं, इंपेयरमेंट, डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी अक्षमता कह देते हैं कई लोग, इसको क्षति कह देते हैं इंपेयरमेंट को, और आपका आता है हैंडीकैप, ठीक, हैंडीकैप। इन तीनों में अंतर क्या है, कई लोगों को तो लगेगा तीनों सेम ही है, नहीं। देखिए, जब बात हम इंपेयरमेंट की कर रहे हैं, इंपेयरमेंट है बायोलॉजिकली या फिजिकली आपको जो भी क्षति पहुंची, इसीलिए क्षति कह रहे हैं इसको हिंदी में, वो इंपेयरमेंट है। किसी का एक हाथ मान लीजिए दुर्घटना में या जैसे भी बचपन से ही या तो ठीक से डेवलप्ड ही नहीं है, या फिर कट गया या कुछ इस तरह की स्थिति बनी, कोई एक्सीडेंट में कुछ हो गया या इम्प्यूट कराना पड़ा किसी ऑपरेशन के दौरान या किसी भी स्थिति में, ठीक, तो ये, या कोई आर्मी में था मान लो वहां कुछ हुआ, तो इंपेयरमेंट कहलाएगा। यानी बायोलॉजिकली या फिजिकली ये जो पार्ट नहीं है, मिसिंग है या दिक्कत है कहीं पे, ठीक। डिसेबिलिटी क्या है, डिसेबिलिटी है जिसकी वजह से फंक्शन करने में जो दिक्कत आएगी, यानी अगर आपका एक हाथ नहीं है मान लीजिए तो अब लिखने में दिक्कत आएगी, ये फंक्शनल एस्पेक्ट है, प्रकार्यात्मक एस्पेक्ट है जो डिसेबिलिटी बन गया। ये किसकी वजह से हो रहा है, यहां पे क्षति की वजह से, ठीक।
डिसेबिलिटी जरूरी नहीं है कि जैसे न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर हैं ये आपके सारे, डिसलेक्सिया वगैरह की जब हम बात कर रहे थे, कि वो दिखे ही जरूरी नहीं आपको ये क्षति। ठीक, तो डिसेबिलिटी क्या है? जो फंक्शन, जिसकी वजह से, इस इंपेयरमेंट की वजह से जो आपको काम करने में दिक्कत आएगी, वो डिसेबिलिटी है। कि मान लीजिए एक पैर नहीं है व्यक्ति का, तो वो फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ के नहीं जा पाएगा, ये डिसेबिलिटी हुई। पैर ना होना इंपेयरमेंट हुई। लेकिन पैर ना होने की वजह से समाज ने जो मजाक बना करके रखा हुआ है वो है हैंडीकैप, या एनवायरमेंट जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एनवायरमेंट कैसे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा? अरे भाई फर्स्ट फ्लोर पे नहीं जा सकता तो आप क्लासरूम पे को ग्राउंड फ्लोर पे ले आइए, या फिर लिफ्ट लगवा दीजिए, या रैंप बनवा दीजिए, या एस्केलेटर लगवा दीजिए। ये सब क्या, एक्सेसिबिलिटी बनवा दो, बेसिक एक्सेसिबिलिटी क्रिएट करा दो। एक्सेस होनी चाहिए एनवायरमेंट में। तो एनवायरमेंट में जो कमी है, या सोसाइटी ने जो एक नजरिया बना लिया है, उसकी वजह से जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, उसको हैंडीकैप कह रहे हैं। तो हैंडीकैप समाज बना देता है। इंपेयरमेंट कोई भी फिजिकल क्षति जो एक्चुअल में हुई है, हाथ मान लीजिए पैर का ना होना, हाथ का ना होना, है ना। डिसेबिलिटी जिसकी वजह से कोई एक एक्टिविटी करने में, फंक्शन में दिक्कत आएगी व्यक्ति को, कि अगर हाथ नहीं है तो लिखने में दिक्कत आएगी। हैंडीकैप जो एनवायरमेंट उसको सपोर्ट दे सकता था, अगर वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो वो हैंडीकैप क्रिएट हो जाएगा, या समाज उसको जिस तरह से देख रहा है। ठीक है, अगर वो बोलकर मतलब लिख नहीं पा रहा है तो उसको आप बाकी तरीके से सिखा दो। तो ये मुख्य अंतर है इन तीनों में, इंपेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप में। ये अलग अलग एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, तो इसको कृपया करके ध्यान में रखेंगे। ठीक है ना। IBDFHE से भी याद रख सकते हो, बट IB से याद रखोगे तो बाकी चीजें आपको अपने आप याद रह जाएंगी। इंपेयरमेंट है जो एक्चुअल में फिजिकल इंपेयरमेंट हुआ है। ठीक, डिसेबिलिटी जो फंक्शन करने में दिक्कत आ रही है। हैंडीकैप जो एनवायरमेंट ने उसको बाधा बना दिया है, या नजरिया जो है एनवायरमेंट का। ठीक, तो अब यहाँ पे हैंडीकैप तो है नहीं ऑप्शन में, आपको देखना है इंपेयरमेंट क्या है। इंपेयरमेंट एक बायोलॉजिकल या फिजिकल प्रॉब्लम है। यहाँ पे कोई एक लिम्ब नहीं है, जो भी एक बॉडी में एक्चुअल में प्रॉब्लम है बायोलॉजिकल। ठीक है, और तो कहीं ऑप्शन नहीं है बायोलॉजिकल का। कंडीशन वाइल डिसेबिलिटी इज अ फंक्शनल प्रॉब्लम। क्या है? कितने लोग सही दे रहे हैं? फर्स्ट ऑप्शन कितने लोग दे रहे हैं? सिर्फ 25। कहां रहते हो? हैं? कौन से नशे हैं? कहां हो? अभी तो समझाया है। क्षति या इंपेयरमेंट क्या है? बायोलॉजिकल है, जैविक है। और क्षमता या डिसेबिलिटी क्या है? फंक्शनल है, जिसकी वजह से फंक्शन करने में दिक्कत आ रही है। व्यक्ति चल नहीं पा रहा क्योंकि पैर नहीं है। ठीक, फंक्शनल उल्टा नहीं है कि इंपेयरमेंट को फंक्शनल कह दोगे। ठीक, ऑपरेटिव, सोशल, साइकोलॉजिकल नहीं। ये साइकोलॉजिकल या सोशल की अगर हम बात करें, सिर्फ सोशल की, तो ये फिर हैंडीकैप में चला जाता अगर हैंडीकैप दिया होता तो। अब कितने लोग दे रहे हैं? 40% है। देखो जरा फर्स्ट ऑप्शन ऊपर जाके, तो ना, हाँ वही पूछ रहे हैं ना, कौन से दे रहे हैं? फर्स्ट ऑप्शन बताओ ना। 31% लोग जो है वो फर्स्ट ऑप्शन दे रहे हैं, बाकी लोग इसमें, इसका मतलब आप लोग घबराए हुए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, तो इसमें अगेन देख लो बायोलॉजिकल, ये स्क्रीनशॉट ले लेना चाहे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एप्टली, यानी सही तरीके से डिफाइन करता है रिलेशनशिप बिटवीन कॉग्निशन एंड इमोशन। 1 नंबर का टॉपिक है, संज्ञान एवं संवेग के बीच का रिश्ता क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। संज्ञान एवं भावना कह लीजिए इसको, संवेग कह लीजिए सही भाषा में, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, 1 नंबर का टॉपिक है। सब चेंज कर दीजिए, सब चेंज कर दिए हाँ कर देते हैं। मेरा राइट है, पवन कुमार कह रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया पवन, एक ट्रॉफी भिजवाएंगे आपके घर इसी बात पे। देखिएगा, संज्ञान और संवेग 2 स्वतंत्र प्रणालियां हैं। कॉग्निशन एंड इमोशंस आर 2 डिफरेंट सिस्टम्स, इंडिपेंडेंट। यानी कॉग्निशन और इमोशन का कोई ताल्लुक नहीं है, यानी आपके दिल और दिमाग का कोई रिश्ता नहीं है। आपके थिंकिंग और इमोशंस एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, ये कहना गलत है जब तक ज़ेज़ोंग ना लिखा हो। एक व्यक्ति है ज़ेज़ोंग, जब तक उनका नाम ना आए तब तक कॉग्निशन और इमोशन स्वतंत्र नहीं माने जाएंगे। तो नॉर्मल केस में इसको हम स्वतंत्र नहीं मानते हैं जब तक ज़ेज़ोंग ना लिखा हो। ठीक, एक ही एक्सेप्शन है। इमोशन एंड कॉग्निशन आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। संज्ञान और संवेग आपस में एक दूसरे पर पारस्परिक निर्भर हैं या जुड़े हुए हैं। इंग्लिश में इंटरडिपेंडेंट, इंटरट्वाइंड, बाई डायरेक्शनल, ये तीनों शब्द यूज होते हैं। पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है, हल्के में ना लें, फ्री का 1 नंबर है। इससे छोटा टॉपिक पूरे सिलेबस में आपका है नहीं। कॉग्निशन मतलब आपका दिमाग, आपकी थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, ये सब है कॉग्निशन। ठीक, संज्ञान। और इमोशंस क्या है आपके, जो आपकी फीलिंग्स है, फियर, एंगर, लव, जो आप महसूस कर रहे हैं वो है इमोशंस। ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ये बात एकदम सच है। इमोशंस जो है आपके दिमाग को और दिमाग आपके इमोशंस को। अगर आपकी जो फीलिंग्स है, यानी अगर आप एक्साइटेड महसूस कर रहे हैं तो पेपर अच्छा करके आएंगे। ओवर एक्साइटेड नहीं, एक्साइटेड। अगर आप बहुत डरे हुए हैं तो हो सकता है आप आते हुए भी गलत कराएं चीजें। तो आपके जो इमोशंस हैं वो आपके कॉग्निशन को, आपका दिल आपके दिमाग को और दिमाग आपके दिल को, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। 3 इसके लिए टर्म्स यूज होते हैं पेपर में। एक है इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे पे, क्या है, एक दूसरे पे निर्भर करते हैं, परस्पर निर्भर करते हैं, इंटरडिपेंडेंट है।
दूसरा है बाई डायरेक्शनल है, यानी दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ दिमाग दिल को और दिल नहीं कर रहा दिमाग को, बाई डायरेक्शनल है, द्विदिशीय हैं, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, बाय डायरेक्शनल है। और क्या आता है एक वर्ड, इंटरट्वाइंड है, इंटरट्वाइंड है, इंटरट्वाइंड बोले तो यानी गुथे हुए हैं एक दूसरे में, ठीक। तो ये तीनों ही इंपॉर्टेंट शब्द हैं। इंडिपेंडेंट सिर्फ आप तब यूज करते हैं जब एक व्यक्ति है ज़ेज़ोंग, उनका नाम हो, उनकी थियोरी में इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र मानते हैं वो इनको, बाकी सब डिपेंडेंट या इंटरडिपेंडेंट या बायडायरेक्शनल या इंटरट्वाइंड मानते हैं। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। तो ये इंटरडिपेंडेंट है, ये बात तो सही है। फिर भी देखते हैं थर्ड ऑप्शन, कॉग्निशन इन्फ्लुएंसेस बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। ये अभी बताया था बाय डायरेक्शनल है, रिवर्स ट्रू होगा, दोनों एक दूसरे को करते हैं, द्विदिशीय हैं। ऐसा नहीं है आपको फंसाने के लिए ऑप्शन बनाया जाता है कि कॉग्निशन तो करता है इन्फ्लुएंस लेकिन इमोशन नहीं करते, रिवर्स ट्रू नहीं है, ऐसा नहीं है। इमोशंस इन्फ्लुएंस कॉग्निशन बट रिवर्स इज नॉट ट्रू, के इमोशंस तो करते हैं दिमाग को प्रभावित लेकिन दिमाग नहीं करता, दोनों करते हैं भाई। जब आप दिमाग को समझा लेते हैं अरे कोई बात नहीं सब कुछ तो आता है, मुझे क्या दिक्कत है, क्यों डर रहा हूं, तो इमोशंस भी उस तरफ चलने लगते हैं, ठीक। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 भाई, अब अगर आपको डर लगने लगे, ये आपकी फीलिंग है कि भाई अब तो दिन ज्यादा बचे नहीं है, कैसे पेपर क्लियर होगा, तो आप पढ़ना छोड़ देंगे, आप सोचेंगे इस बार तो नहीं हो रहा। वहीं आप दिमाग को समझाएं कि अच्छा जो स्ट्रेटजी बताइए एक महीने की है, जो नोट्स पड़े हुए हैं, इतने दिन भी मैं ढंग से पढ़ लूं तो देखा जाएगा, पढ़ूं तो सही, किया है ना आज से पहले लोगों ने हफ्ते हफ्ते भर में भी सीटेट किया है, तो आपका दिमाग फिर उस तरफ चलने लगेगा, आपके इमोशंस हावी नहीं होंगे, तो दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, आप मिडिल स्कूल टीचर यानी 6th to 8th क्लास का टीचर है, वांट्स टू एनेबल मीनिंगफुल लर्निंग, अर्थपूर्ण अधिगम बाय को बढ़ावा देना चाहता है बाय हेल्पिंग स्टूडेंट्स मेक कनेक्शंस बिटवीन कॉन्सेप्ट्स एंड रियल वर्ल्ड। जो किताब में पढ़ाया जा रहा है, जो संप्रत्य कॉन्सेप्ट वो पढ़ रहा है बच्चा, और जो वास्तविक दुनिया में उसको अप्लाई कैसे करना है, इन दोनों के बीच में ये रिश्ते को समझाने की कोशिश कर रहा है एक मिडिल स्कूल टीचर। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज वुड बी एन एप्रोप्रिएट पेडागोजिकल स्ट्रेटजी, कौन सी गतिविधि एक सही शैक्षणिक रणनीति होगी क्लासरूम के ज्ञान को बाहर की दुनिया से, वास्तविक दुनिया से, रियल लाइफ से जोड़ने के लिए। तो जहां बच्चा एक्टिव होगा वही बेहतर होगी। लेट द स्टूडेंट्स मेमोराइज टर्म्स एंड डेफिनेशन, जहां मेमोराइज लिखा हो, रिकॉल लिखा हो, रटना लिखा हो, ये सब नेगेटिव बातें हैं। लेट द स्टूडेंट्स कंप्लीट वर्कशीट्स विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चन में भी आपको बहुत ज्यादा सोचने का मौका नहीं मिलता है, इन्हीं 4 में से कुछ चूज करना पड़ेगा, अपना 5वां थोड़ी जवाब लिख दोगे कि मैं तो इस पे ये सोचता हूं। लेट द स्टूडेंट्स लर्न बाय द मेथड ऑफ स्टिमुलस रिस्पॉन्स, ये एसआर कंडीशनिंग ये शब्द तो आपको बचना है, इससे रिवॉर्ड पनिशमेंट इनमें कोई बच्चा एक्टिव नहीं होता। फोर्थ है लेट द स्टूडेंट्स रिसर्च ऑन अ करंट इशू इन स्मॉल ग्रुप्स एंड प्रेजेंट देयर फाइंडिंग्स टू दी क्लास। सिंपल आपको एक हैक बताया हुआ है, जहां बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव है वो ऑप्शन सबसे ज्यादा बेहतर है। बच्चा ग्रुप में जब एक्टिविटी करके अपनी नॉलेज का निर्माण कर रहा है, तो जो उसने सीखा है क्लास में उसको वो एक्टिवली कि पानी को कैसे बचाना है, जब उसने क्लास में पढ़ा है और उसको वो रियल लाइफ में अप्लाई करेगा, तो ग्रुप में 4 बच्चों के साथ मिलकर के सबसे ज्यादा सक्रिय या सबसे ज्यादा एक्टिव फोर्थ ऑप्शन में है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, ये क्या कहता है भाई। क्वेश्चन नंबर 26 अगेन डिसलेक्सिया पे एक सवाल है, और अब डिसलेक्सिया का सवाल है तो मैं बाकी भी आपको बता ही दूंगी कि डिसलेक्सिया क्या है। तो डिसलेक्सिया हो गया आपका, या फिर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डिसलेक्सिया के साथ साथ बाकी लोगों की भी, लोगों से मतलब यहाँ मेरा आपका लर्निंग डिफिकल्टीज से है। ये नया बोर्ड है और ये नए प्रॉब्लम्स हैं इसके साथ, नए स्टूडियो के साथ, कोई नहीं, इसको भी मैनेज करेंगे। डिसलेक्सिया हो गया, डिसकैलकुलिया हो गया, जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं उन्हीं को डिस्कस करेंगे, और आपका डिसग्राफिया, डिसग्राफिया, डिसफेजिया, डिसफेजिया, और एक है आपका डिस्प्रैक्सिया। ये सबसे ज्यादा आते हैं पेपर में डिस वाले। डिस का मतलब ये है कि ठीक से फंक्शनल नहीं है, कोई चीज प्रॉब्लम आ रही है, कोई तो समस्या है, दया कुछ तो गड़बड़ है, ठीक। फटाफट से देखेंगे, पहले डिसलेक्सिया को भी समझ लेते हैं। डिसलेक्सिया इज अ डैश कंडीशन विच इम्पैक्ट्स लर्नर्स एबिलिटी टू डैश। अभी हमने बात की थी, डिसलेक्सिया एक पठन विकार है ना, पढ़ने संबंधी प्रॉब्लम है। वर्षा में भी क्लास क्यों नहीं हो रही, वो शायद है नहीं अवेलेबल, मैं आज उदय सर से बात करके कल लगवाती हूँ क्लास। माइक में क्या दिक्कत आ रही है, सही तो चल रहा है, क्या समस्या आ रही है, वॉइस प्रॉब्लम, साउंड प्रॉब्लम, साउंड ठीक कर दो, जल्दी ही बता दिया आप लोगों ने। यहाँ से तो सब ओके है यार, बहुत कम आ रही है साउंड, बहुत कम तो नहीं आनी चाहिए साउंड, अगर बहुत कम आ रही है तो फिर आप कम ही सुनिए, अब क्या कर सकते हैं। देखते हैं 1 मिनट, देखना कम आ रही है क्या आवाज यार। यहाँ से तो सब ओके है, आप एक बार अपने एंड पे चेक करो, ईयरफोन लगा लो अगर ऐसा है तो। डिसलेक्सिया इज अ रीडिंग डिसऑर्डर, ठीक,
बट यहाँ रीडिंग का ऑप्शन ही नहीं है, चलो इसी में से चूज करते हैं फिर। डिसलेक्सिया इज इमोशनल और पिक्चर ड्रॉ करने में, नहीं भाई डिस्ग्राफिया थोड़ी है कि लिखने में दिक्कत आएगी। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कंडीशन लिंक विच इम्पैक्ट्स लर्नर्स एबिलिटी टू लिंक साउंड्स को सिंबल्स के साथ कनेक्ट करने में, यानी फोनोलॉजिकल कनेक्शन बिठाने में दिक्कत आती है बच्चों को। फोनोलॉजिकल का मतलब ही है साउंड को सिंबल के साथ जोड़ना, कि पी और एच मिलकर के फ की आवाज निकालते हैं, इस चीज में दिक्कत, ठीक। या बी को डी पढ़ लेना, तो साउंड को सिंबल के साथ बच्चा कनेक्ट करके नहीं समझ पा रहा है। तो अगर हम बात कर रहे हैं ये तंत्रिका संबंधी विकार है, यानी न्यूरोलॉजिकल जो नर्वस सिस्टम है बेसिकली वो उस तरह से, या ब्रेन जो है उसका ऐसे प्रोसेस करता है कि उसको ए जो है या बी जो है वो डी नजर आ रहा है, और दूसरा वो साउंड को सिंबल के साथ नहीं जोड़ पाता, इसलिए पढ़ने में दिक्कत होती है। बात तो सही है। फिजियोलॉजिकल नहीं, शारीरिक समस्या नहीं है कोई, और लोगों के साथ घुलने मिलने में दिक्कत नहीं होती, पढ़ने में दिक्कत है। सेंसरी या कोऑर्डिनेट बॉडी मूवमेंट्स, वो डिस्प्रेक्सिया हो जाएगा। और सोशलाइज करने में दिक्कत होती है ऑटिज्म में। और फिजियोलॉजिकल दिक्कत जनरली डिस्प्रेक्सिया की बात करेगा, नहीं तो फिर सेरेब्रल पाल्सी, वो तो फिर आपकी पूरा ऑक्सीजन की कमी, ब्रेन और बहुत सारी चीजें उसमें दिक्कत में आती हैं। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा। कोई तो कुछ कह रहा है माइक के बारे में, मैं जरा आप लोगों की भी बात सुन लेती हूँ। वॉइस क्लियर नहीं आ रही, अब तो क्या ही कर सकते हैं रानी, अब तो इसी से काम चलाइए आप। आज की क्लास तो अब ऐसे ही होगी। सच सच बताओ, माइक चेंज कर दीजिए मैम, आप अपना। रूपा कह रही हैं, रूपा अगर माइक चेंज किया तो पंगे हो जाएंगे, क्योंकि माइक चेंज होते यहाँ पे इतना शोर है, ये जो हमने नया स्टूडियो बनाया है, ये ट्रैफिक की आवाज़ यहाँ बराबर आती है। अगर माइक चेंज किया पंगे हो जाएंगे। सही हो गई वॉइस, पहले क्या हो गया था? कोई कह रहा है जो बोल रहा है साउंड ठीक नहीं है उसको डिसलेक्सिया है। नहीं, डिसलेक्सिया में साउंड की दिक्कत ऐसे सुनने में दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। चलो खैर कोई नहीं, क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया, मैं बाद में चेक कर लूँगी, मुझे तो ठीक ही आती है यार। थोड़ा कुछ सेटिंग वेटिंग चेंज करनी होगी तो करा देंगे। वर्क इन प्रोग्रेस पोर्टफोलियोज आर एन इफेक्टिव टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट। पोर्टफोलियो, वर्क इन प्रोग्रेस पोर्टफोलियो की भी बेसिकली कई प्रकार होते हैं, बट आपको बहुत ज्यादा प्रकार नहीं समझने हैं। वर्क इन प्रोग्रेस पोर्टफोलियो, शोकेस पोर्टफोलियो, है ना, ये इस तरह के पोर्टफोलियोज हैं जो बेसिकली बच्चे के बारे में जो चीजें हैं वो दिखाता है पोर्टफोलियो, उसके बारे में उसका सारा कच्चा चिट्ठा है। तो वर्क इन प्रोग्रेस है, बच्चा कैसे कैसे इंप्रूव करता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ये उसके बारे में लिखा हुआ है कि इस डिबेट में गया, यहाँ पे ये मिला, यहाँ पे ये हुआ, बच्चे की सारी चीजें उसमें है, ठीक। पहला है दे इन्वॉल्व स्टूडेंट इन द प्रोसेस ऑफ असेसमेंट, यानी आकलन की प्रक्रिया में इन्वॉल्व करेंगे। पोर्टफोलियो एक फाइल है बेसिकली, जिसमें इमेजेस हैं, सारी चीजें हैं, आपके बारे में डेटा है। दे यानी बच्चे के बारे में डेटा है। दे ऑफर इनसाइट्स अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ इंडिविजुअल, ने कैसे प्रोग्रेस की है, हाँ तो वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, पूरे साल का या कई क्लासेस का भी डेटा इसमें मिल सकता है। दे फोकस मेनली इन दी प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट, नहीं वर्क इन प्रोग्रेस दिखा रहा है कैसे इंप्रूवमेंट किया है बच्चे ने, ये नहीं कि कितना परसेंट आ गया अब उसको जज कर लो, नहीं। दे ये इवैल्यूएशन में हेल्प करेंगे, बट ये नहीं है कि कोई जजमेंट में। दे ऑफर टेंजिबल एविडेंस ऑफ स्टूडेंट लर्निंग, हाँ टेंजिबल एविडेंस है कि बच्चे ने ये स्पोर्ट्स में ये ट्रॉफी जीती थी, टेंजिबल एविडेंस है, इस फाइल में आप देख सकते हैं, जिसको टच फील किया जा सकता है। तो डी भी सही है, बी भी सही है और ए भी सही है, बस सी गलत है कि इसको प्रोडक्ट मान लो, है ना। तो ए, बी और डी, सी को हटा दें अगर, तो फोर्थ ऑप्शन इज दी राइट आंसर। कितने लोग दे रहे हैं देखना फोर्थ ऑप्शन? 60% लोग जो है फोर्थ ऑप्शन दे रहे हैं, जो कि सही है, फिर तो आपको दिक्कत नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, फटाक से बताइए और फिर हम आगे बढ़ेंगे। असर्शन है, इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम अडेप्टेशंस शुड बी मेड इन लर्निंग गोल्स, पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज एज वेल एज असेसमेंट, यानी एक समावेशी कक्षा में परिवर्तन होते रहने चाहिए शैक्षणिक रणनीतियों में, अपने टीचिंग मेथड में, गोल्स में, और सीखने के साथ साथ आकलन होता रहे, ये तो अच्छी बात है इंक्लूसिव एजुकेशन में, यानी एक्टिवली चेंज हो रहा है, अच्छी बात है। फिर आता है रीजन क्या है इस बात का, द फिलॉसफी ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एडवोकेट्स एलिमिनेशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिफरेंसेस थ्रू पेडागोजिकल अप्रोचेज एंड असेसमेंट, आकलन और पेडागोजिकल मेथड्स के माध्यम से बच्चों के सारे अंतर खत्म कर दो, रोबोट बना दो बच्चों को, ये कहती है इंक्लूसिव एजुकेशन, जी नहीं, है ना। सारे अंतर खत्म नहीं करने, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बावजूद सिखाना है बच्चे को, तो ए तो सही है, आर गलत है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर है 29, देखिएगा और बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, फटाफट से आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है, आर टीचर नोटिसेस दैट वन ऑफ हर स्टूडेंट्स इज हाईली डिस्ट्रैक्टेबल एंड हैज ट्रबल पेइंग अटेंशन ड्यूरिंग क्लास, एक बच्चा है एक टीचर की क्लास में जो बहुत विचलित रहता है, ज्यादा देर तक एक जगह पे ध्यान टिका करके नहीं रख पाता है। अब इस बच्चे के साथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज, कौन सा तरीका, कौन सा मेथड वुड बी एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी, प्रभावी तरीका होगा इस बच्चे को फोकस करने में मदद
देने के लिए, यानी बच्चा फोकस नहीं कर पाता, ज्यादा देर टिक के नहीं बैठ पाता एक जगह पे। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, एडीएचडी है, यानी अटेंशन की कमी है और हाइपर एक्टिव है, विचलित है, इधर से उधर से इधर टिक के नहीं बैठ पा रहा। क्या करेंगे, स्टूडेंट को रिपीटेड टास्क देंगे बच्चे को काम करने के लिए, यानी रिपीटेड मतलब फिर तो रट्टाफिकेशन हो गया, नया क्या सीख पाएगा, गलत हो गया। स्ट्रिक्टली टेलिंग द स्टूडेंट टू इंक्रीज देयर अटेंशन स्पैन, बच्चे को रेप्रीमेंड करना, डांटना, फटकारना, स्ट्रिक्टली सख्ती से कुछ कह देना, इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, उसको प्रॉब्लम है, आपको मेथड में परिवर्तन करना पड़ेगा। फिर आता है थर्ड ऑप्शन, गिविंग अ टाइमर टू स्टूडेंट फॉर सेल्फ रेगुलेशन एंड टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि ये बच्चा ज्यादा देर टिक के नहीं बैठ पाता, इसकी अटेंशन में कमी है, तो एक तो तरीका ये होता है कि पार्ट्स में तोड़ दो आप किसी भी काम को, यानी 30 मिनट का टास्क है यदि बाकी बच्चों के लिए, तो इसके लिए 5-5 मिनट के 6 स्लॉट बना दो, तो ये ज्यादा देर तक तो एक जगह पे अटेंशन नहीं रख पाता, लेकिन टुकड़ों में तोड़ दोगे तो आसान हो जाएगा इसके लिए काम। ठीक, तो आपको क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट और सेल्फ रेगुलेशन के एक टाइमर दे दोगे, बेटा 5 मिनट का ये टास्क है, ये अपने आप बच जाएगा, तब इसके बाद कहीं और देखना, तो उसके लिए इजी हो जाएगा। कॉलिंग द पेरेंट्स एंड टेकिंग स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन, आप बच्चे को अगर एडीएचडी है जो कि अपने आप में एक प्रॉब्लम है, तो या मतलब हम कहें एक डिसेबिलिटी या डिसऑर्डर है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, तो अब इसको माँ बाप को बुलाने से क्या होगा, आपको तो हर बच्चे को सिखाना है। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर कि आप क्या दे देंगे, एक टाइमर दे देंगे या पार्ट्स में तोड़ देंगे किसी काम को, और थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी भी करा सकते हैं, तो जिससे इनका अटेंशन स्पैन थोड़ा सा बेटर होता है, मतलब वो जो हाइपर एक्टिविटी है वो थोड़ी कम हो जाती है। और वो एक्टिविटी का मतलब ये नहीं है कोई मजदूरी करा देंगे कि थक जाए बच्चा, ऐसी एक्टिविटी जिसमें वो इन्वॉल्व भी हो, उसकी काम की भी हो, और अटेंशन भी या हाइपर एक्टिविटी भी थोड़ी कंट्रोल में रहे। क्वेश्चन नंबर 30 है, टीचर्स हु आर वर्किंग टुवर्ड्स इंक्लूसिव क्लासरूम्स, यानी वो शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की ओर बढ़ाने वाली या समावेशी कक्षाओं की और बढ़ावा दे रहे हैं, समावेशी कक्षाओं को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, यानी एजुकेशन फॉर ऑल, हर बच्चा एक क्लास के अंदर सीख सके, इस चीज को जब वो बढ़ावा दे रहे हैं टीचर, तो ऐसे टीचर की विशेषता क्या होगी, क्रिएट करिकुलम अडेप्टेशंस, यानी पाठ्यचर्या में परिवर्तन करेंगे। हाँ भाई, समावेशी शिक्षा में अलग अलग तरह का बच्चा है, मेथड में और क्लासरूम्स में चेंज होने चाहिए, सही है। इनकॉर्पोरेट डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स, यानी विविध दृष्टिकोणों को शामिल करेंगे, अलग अलग तरह के बच्चे इस क्लास में पढ़ सकते हैं, एक बच्चा जो अलग भाषा बोलता है, अलग कपड़े पहनता है, अलग त्योहार मनाता है, अलग खाना खाता है, अलग जलवायु से आता है, हर तरह के बच्चे को आप इंक्लूड करेंगे। एक बच्चा जो दौड़ सकता है, दूसरा बच्चा जो शायद चल भी ना पाए, हर बच्चा इन्वॉल्व होगा। एग्जामिन देयर ओन इम्प्लिसिट बायस, कई बार टीचर के खुद के पूर्वाग्रह शामिल होते हैं कि वो सोचते हैं अच्छा जो बच्चा चल नहीं सकता, जो बच्चा देख नहीं सकता, तो उस पर तरस खा के कि ये क्या सीखेगा बेचारा, ये तो टाइम पास कर ले, इस तरह के पूर्वाग्रह बायस जो आपके दिमाग में भर गए हैं, तरस नहीं, आपको एम्पैथी की जरूरत है, और हर एक बच्चा सीख सकता है, आपको उसको सही तरीके से सिखाना आना चाहिए। तो टीचर के जो खुद के बायस हैं कि अरे यार लड़कियां तो कमजोर होती हैं, अब अगर ये मान के टीचर खुद बैठा हुआ है कि लड़की तो मैथ्स में कमजोरी होगी, तो फिर वो कहां से सही से तैयारी कराएगा, या फिर ठीक से कैसे पढ़ाएगा, मेथड्स में परिवर्तन कहां से करेगा, वो खुद में ढूंढेगा ही नहीं कमी। तो टीचर के खुद के बायस हो सकते हैं, क्योंकि टीचर भी इंसानी है, वो भी समाज से ही आ रहा है, तो समाज में जो बायस चलते आ रहे हैं, अगर उसने उन पर काम नहीं किया तो वो ऐसी बातें करेगा कि अगर आप लड़की हैं तो क्या आप खाना बनाना जानती हैं, तो ये मूर्खतापूर्ण बातें हो जाएंगी, फिर टीचर जो है नेक्स्ट जनरेशन का भी सत्यानाश ही होगा इस तरह से, तो है ना, तो अपने बायस को भी देखना है। सी डाइवर्सिटी, मजाक नहीं कर रहे हैं, ऐसे टीचर्स हैं पेडागोजी पढ़ाते हैं, जेंडर पढ़ाते हैं, तब जाकर के ऐसे लोग हैं जो इस तरह के सवाल करते हैं। सी डाइवर्सिटी एज एन ऑब्स्टेकल, यानी जो विविधता है उसको एक बाधा के रूप में देखना, ये भी गलत है, ये एकदम गलत है कि विविधता को बाधा के रूप में देखना। अलग अलग बच्चे हैं, ये बाधा नहीं है, ये एक अच्छी बात है कि डिफरेंट बच्चे हैं एक छत के नीचे, अलग अलग चीजें एक दूसरे से सीखेंगे, बहुत सारी स्किल्स सीखेंगे, भाषा सीखेंगे, खाना, ये सब एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इज द राइट आंसर। फोर्थ गलत है, विविधता ऑब्स्टेकल नहीं है, ये तो अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, अवसर है, अवसाद नहीं है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो है यहां सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, 31वां सवाल क्या कहता है, फटाफट से समझेंगे, थोड़ा सा लेंदी है बट आप पढ़ने का प्रयास कीजिए, मैं भी पढ़ के सुना देती हूँ। आज साइंस टीचर कंडक्ट्स एन एक्टिविटी वेयर स्टूडेंट्स क्रिएट अ स्मॉल कंपोस्ट पिट इन द स्कूल गार्डन, दे ऑब्जर्व द decomposition process, record their findings and discuss the importance of composting for the environment. The teacher encourages them to connect this activity to their daily lives by identifying biodegradable and non-biodegradable waste at home. What does this activity represent in the context of experiential learning? अनुभवात्मक अधिगम के बारे में ये जो एक्टिविटी है कि बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल को अलग कर पाए, है ना, कैसे कंपोस्ट होता है कूड़ा, कैसे डिकम्पोस्ट होगा, ये सब प्रोसेस जान पाए, तो बच्चे अनुभव के बेसिस पे सीख रहे हैं। इस एक्टिविटी से क्या दर्शाया जा रहा है, लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन विदाउट एक्टिव एंगेजमेंट, के बिना एक्टिव एंगेजमेंट के सीखना हो रहा है, ऐसा नहीं है, बच्चे एक्टिवली एंगेज्ड हैं और एक्टिवली सीख रहे हैं। ये ट्रेडिशनल अप्रोच है जहां टीचर ने कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया, नहीं भाई यहाँ तो एक्सपेरिमेंट हो रहा है, हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, बल्कि बच्चा एक्टिविटी करके सीख रहा है, तो ये तो कहना गलत होगा। फिर आता है हैंड्स ऑन लर्निंग दैट कनेक्ट्स थियरी टू रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, बिल्कुल सही बात है, जो किताब में पढ़ा है और जो
रियल लाइफ में एक्टिविटी हो रही है वो दोनों जुड़ रहे हैं। यहाँ पे रोड मेमोराइजेशन बिल्कुल भी नहीं है यहाँ, तो सिर्फ थर्ड ऑप्शन ही सही है और इसमें कुछ है भी नहीं जो सही के आसपास हो बाकी ऑप्शंस में। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, 50 सवाल हैं लेकिन ये 15 नंबर आपके पूरे कंप्लीट हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग अप्रोचेस बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द प्रिंसिपल्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट थियरी। रचनावादी यानी बच्चा एक्टिव है जहां जहां टीचर फैसिलिटेटर है, आपका एनसीएफ, प्याजे, वाइगोस्की, ये सब बात करते हैं रचनावाद की, यानी बच्चे को एक्टिव रख के ज्ञान का सृजन कराओ, मीनिंगफुल लर्निंग कराओ, रटवाओ मत। तो जहां बच्चा एक्टिव है वो सही है। टीचर प्रोवाइड ऑल इन्फॉर्मेशन इन स्ट्रक्चर्ड लर्निंग फॉर्मेट, बच्चे मेमोराइज कर लेंगे, तो नेगेटिव है। यहाँ रचना कहां करेगा, एक्टिव बिल्डर हुआ ही नहीं नॉलेज का, सक्रिय निर्माता हुआ ही नहीं बच्चा ज्ञान का, एक्टिव है ही नहीं, रटना है। तो स्टूडेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेट इन कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट, शेयर देयर आइडियाज एंड कंस्ट्रक्ट देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक, यानी बच्चा ग्रुप में एक्टिव है, तो जहां एक्टिव है वो ऑप्शन सही है। फिर भी बाकी के ऑप्शन चेक करेंगे। थर्ड ऑप्शन देखिएगा, द टीचर डेमोन्स्ट्रेट्स द करेक्ट मेथड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड स्टूडेंट प्रैक्टिस थ्रू रिपीटिशन, बस रिपीट करके प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसको रटना ही कहेंगे। द टीचर यूजेस रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, तो यूज करेगा ही नहीं रचनावाद, तो एक ही ऑप्शन सही है कि एक दूसरे के साथ जब बच्चे ग्रुप में एक्टिविटी करके सीख रहे हैं वो बेस्ट है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा और बताइएगा कि क्या कहना चाहता है कवि, आई मीन एग्जामिनर। फटाफट से आप बताएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियोज बेस्ट रिप्रेजेंट्स असेसमेंट एज लर्निंग। एज लर्निंग देखिए, आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कह रही है 360, ये भी अभी मुझे बताना है आपको, 360 डिग्री या होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड बनाइए, है ना। 360 डिग्री असेसमेंट या आकलन, हर एक पहलू को जांच पाना, होलिस्टिक असेसमेंट करिए, बच्चे के हर एक पहलू को जांच पाओ। 360 डिग्री में क्या है, टीचर भी असेस करे बच्चे को, बच्चे के पीयर्स यानी जो उसके साथी समूह हैं वो भी असेस करें, और बच्चा सेल्फ असेस भी करे खुद को, है ना। तो ये सब होना चाहिए। अगर हम बात करें यहाँ पे तो असेसमेंट एज लर्निंग में दोनों चीजें आ जाती हैं, सेल्फ असेसमेंट और जो बच्चे के साथी समूह उसका आकलन कर रहे हैं वो, ठीक। तो द टीचर गिव्स अ फाइनल एग्जाम टू डिटरमिन ओवरऑल परफॉर्मेंस, रटवाने वाला एग्जाम थोड़ी। लर्निंग लॉग वेयर दे रिफ्लेक्ट ऑन दे व्हाट दे अंडरस्टूड, व्हाट दे स्ट्रगल्ड विद एंड हाउ दे प्लान टू इंप्रूव। हाँ, बच्चे खुद की ही लर्निंग पे फोकस कर रहे हैं, एक बच्चा खुद ही अपनी लर्निंग का पूरा एक कच्चा चिट्ठा रखता है कि कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, कहाँ कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, ठीक है ना। द टीचर प्रोवाइड्स फीडबैक ऑन द क्लास टेस्ट टू हेल्प स्टूडेंट्स प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट एग्जाम, के लिए नहीं है ये, खुद से। टीचर डायग्नोस्टिक नहीं, टीचर का रोल नहीं है यहाँ पे, सेल्फ असेसमेंट है, बच्चा खुद से ही खुद की गलतियां, स्ट्रेंथ, वीकनेस, प्लानिंग, रिफ्लेक्ट सब करेगा, खुद से रिव्यू करेगा। सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा और बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है भाई, अ टीचर इंट्रोड्यूसेस द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्पर्स बाय ऑर्गेनाइजिंग अ रोल प्ले एक्टिविटी, ईच स्टूडेंट टेक्स ऑन द रोल ऑफ अ कम्युनिटी हेल्पर सच एज अ डॉक्टर, फार्मर और फायर फाइटर एंड एक्ट्स आउट देयर डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज। The teacher then facilitates a discussion where students reflect on their roles, share what they learned, and brainstorm how these helpers contribute to society. How does this activity align with experiential learning principles? यानी अनुभवात्मक शिक्षण सिद्धांत या शैक्षणिक सिद्धांत जहां बच्चे को अनुभव देकर के सिखाया जा रहा हो, उसके बारे में बात यहाँ कहाँ हो रही है। बेसिकली क्या है कि एक रोल प्ले एक्टिविटी कराई गई जिसमें अलग अलग बच्चे अलग अलग समाज के मददगार जो हैं, एक तरह से जो समाज के इंपॉर्टेंट लोग हैं, जो समाज में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं, जैसे टीचर्स, डॉक्टर्स, फायर फाइटर्स, तो वो क्या क्या रोल प्ले करते हैं, इससे बच्चा क्या सीखेगा, डिस्कशन करेगा, ये पूछा है। तो ये फोकस किस पे कर रहे हैं, थ्योरेटिकल नॉलेज पे नहीं, ये तो रियल लाइफ नॉलेज पे, एक्टिव पार्टिसिपेशन है यहाँ तो, जहां बच्चे की अंडरस्टैंडिंग भी बेहतर हो रही है। इट यूजेस ओनली टीचर लेड लेक्चर नहीं भाई, डिस्करेजेस स्टूडेंट फ्रॉम शेयरिंग देयर पर्सनल नहीं, बच्चे के अनुभव भी शेयर हो रहे हैं और वो एक्चुअल में करके देख रहा है रोल प्लेइंग में ये चीजें। तो सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा और बताइएगा। 35वां सवाल कहता है, इसमें स्टेटमेंट या असर्शन है, कोलैबोरेटिव लर्निंग फोस्टर्स क्रिटिकल थिंकिंग एंड सोशल स्किल्स इन स्टूडेंट्स। कोलैबोरेटिव का मतलब है ग्रुप में सीख रहे हैं बच्चे, कोलैब करके, एक दूसरे का सहयोग करके, तो इससे क्रिटिकल थिंकिंग बेहतर होगी। हाँ, बच्चे चर्चा करेंगे, डिस्कशन डिबेट होगा, एक दूसरे के विचारों को जानेंगे। सोशल स्किल्स ग्रुप में रह के सीखना बेहतर होगा, ये बात सही है। रीजन क्या है, कोलैबोरेटिव लर्निंग अलाउज स्टूडेंट्स टू इंटरेक्ट विद पीयर्स, शेयर पर्सपेक्टिव्स एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स टुगेदर। ये बात भी सही है कि प्रॉब्लम्स को, बहुत सारी स्किल्स सीखते हैं बच्चे, एक दूसरे से भाषा सीखते हैं, रहना सीखते हैं एक दूसरे के साथ, दोनों ही बातें सही हैं। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा। 36वां सवाल क्या कहता है, फटाक से बताइएगा।
क्वेश्चन नंबर 36 कहता है फॉर्मेटिव असेसमेंट इज मोर इफेक्टिव देन सबमेटिव असेसमेंट इन इंप्रूविंग स्टूडेंट लर्निंग। यानी आपको यदि स्टूडेंट की लर्निंग बेहतर करानी है तो जो एफए है, जहां से फीडबैक मिलता है इंप्रूवमेंट के लिए होता है, जो एसए से बेहतर है, जिसमें एविडेंस या लास्ट में जजमेंट का ही काम है। ये बात एकदम सही है, एफए बेटर है इस मामले में, अगर फीडबैक करके चेंज करना है तो। अगर फाइनल रिजल्ट चाहिए तो एसए बेटर है। ठीक, तो अगर हम देखें, फॉर्मेटिव असेसमेंट प्रोवाइड्स कॉन्टिन्यूअस फीडबैक दैट हेल्प्स स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई देयर वीकनेस एंड वर्क ऑन दैम ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता ही है फीडबैक के लिए, और जहां पे जरूरत है फिर वहां पे आप फीडबैक लेकर के इंप्रूव कर लेंगे। जैसे अभी हम लोग जुड़े हुए हैं, तो जहां जिस टॉपिक में आपको दिक्कत लग रही है उसको आप ठीक कर लेंगे। तो ये दोनों ही बातें सही हैं और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, आसान सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, एक और असर्शन और रीजनिंग का ही सवाल है आपके सामने, फटाफट से इसका जवाब आप देंगे। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है, असर्शन है लर्निंग बाय डूइंग इज लेस इफेक्टिव अप्रोच देन पैसिव लिसनिंग। निष्क्रिय सुनने से, यानी बैठ के बस बच्चा सुन रहा है, चाहे नींद आ गई हो, टीचर लेक्चर दे रहे हैं क्लास में और बच्चा सुन रहा है, इससे लर्निंग बाय डूइंग बेहतर है। यही बात हो रही है ना, लर्निंग बाय डूइंग इज लेस इफेक्टिव, नहीं कम बेहतर है। यानी जब बच्चे एक्टिविटी कर रहे हैं वो खराब है, बजाय कि जब वो सोते सोते बस सुन रहा है, पैसिव है। तो ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो गलत है बात। एक्टिव तो ज्यादा बेहतर होगा पैसिव से, निष्क्रिय तो रखना ही नहीं है बच्चे को, पैसिव नहीं रखना है। रीजन क्या है इसका? एक्सपीरियंशियल लर्निंग अलाउज स्टूडेंट्स टू अप्लाई कॉन्सेप्ट्स इन रियल लाइफ सिचुएशंस व्हिच हेल्प्स इन डीपर अंडरस्टैंडिंग एंड रिटेंशन। यानी जो अनुभवात्मक शिक्षण है, जो अनुभवात्मक शिक्षण है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, यानी बच्चा जब एक्सपीरियंस लेकर के सीख रहा है तो छात्रों को वास्तविक जीवन की स्थितियों में अवधारणाओं को लागू करने की अनुमति देता है, और गहरी समझ होती है जब आप एक्चुअल में पढ़ के अप्लाई कर रहे हैं किसी चीज को। ये बात तो सही है, तो रीजन तो सही है बट ए सही नहीं है। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। जो ए है वो गलत है कि भाई जो पैसिव लिसनिंग है वो बेहतर सिखाएगी, वो एकदम खराब तरीका है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, 38वां सवाल क्या कहता है बताइए। असर्शन है कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग फोकसेस ऑन दी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट। देखो, जहां कंस्ट्रक्शन और एक्टिव एक साथ आ रहा है, मतलब सही है बात, बच्चे ज्ञान की रचना कर रहे हैं, वो भी सक्रिय रूप से। रीजन क्या है? कंस्ट्रक्टिविज्म एम्फेसाइजेस द ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज फ्रॉम टीचर टू स्टूडेंट। ट्रांसमिशन नहीं, भर नहीं रहा बच्चा। टीचर कोई भरा हुआ बर्तन नहीं है जो एक स्टूडेंट जो कि खाली बर्तन है उसके अंदर कुछ डाल रहा हो। ये व्यवहारवादी अप्रोच है, बिहेवियरिस्टिक। कंस्ट्रक्टिविज्म में दोनों टीचर एंड स्टूडेंट मिलकर के ज्ञान की सक्रिय रचना करते हैं। तो ये बात तो गलत है कि दिमाग में भर दिया टीचर ने बच्चे के। फर्स्ट ही सही है, यानी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आसान हो जाता है जब कोई एक गलत निकल जाए तो यहां पे सही आंसर तक पहुंच पाना। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा, थोड़ा सा लेंदी है, पढ़ लीजिए, इतने में जल ग्रहण कर लेती हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। 11 सवाल और, ऐसे ही आप लोग डटे रहो। चलें भाई आगे बढ़े। अनिरुद्ध क्या कह रहे हैं? अनिरुद्ध की कुछ अलग ही समस्या है, आपके लिए तो एक अलग से सेशन लेना पड़ेगा। अनिरुद्ध कह रहे हैं, ऑडियो वाली दीदी प्रणाम, आपकी वजह से सीटेट पास हो गया हूँ 2 बार, लेकिन गर्लफ्रेंड अपने गुरुजी से अफेयर कर ली, हमें भी कुछ मोटिवेट कर दीजिए। आपके जीवन में तो इतनी मोटिवेशन है, आपको मेरे शब्दों की आवश्यकता ही नहीं है। जिनके जीवन में रियल प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे आपके जीवन में है, उनकी नीड बड़ी होती है, जिसकी नीड बड़ी होती है उसकी मोटिवेशन बड़ी होती है। तो आपको तो चुपचाप से जो है काम करना चाहिए। और ये गुरुजी से अफेयर वाली बात, तो मैं तो इस बात से बहुत ही अंदर से मुझे खराब लगता है ना, ये मेरे वैल्यूज़ के खिलाफ है। ये जो स्टूडेंट और टीचर का अफेयर एंड ऑल, और या मतलब कई बार क्योंकि बच्चा या टीचर जो स्टूडेंट है वो बहुत वल्नरेबल पोजीशन में होता है, और टीचर से इम्प्रेस होना बहुत ही नॉर्मल सी बात है, बहुत बार ऐसा हो जाता है, तो इसमें टीचर की जिम्मेदारी ज़्यादा हो जाती है। तो मैं तो इस बात के एकदम खिलाफ इंसान हूँ, बट मैं क्या कर सकती हूँ भाई, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, सबके अपने अपने कारण हैं और कार्य हैं और मोटिव्स हैं, तो अब इसमें क्या ही कर सकते हैं। अनिरुद्ध, अगेन आप भी, मैं कल जो ज्ञान दिया था वही आज दूंगी। बहुत लोग हैं दुनिया में, है ना, और अपने जीवन पे फोकस कीजिए। अगेन लोग आते जाते रहेंगे, और आप ना किसी को रोक सकते हैं, जिसको रुकना है उसको आप भेज नहीं सकते हैं, जिसे जाना है उसको आप रोक नहीं पाएंगे। तो अब आगे बढ़ जाते हैं, बाकी क्वेश्चन कर लेते हैं, आज हमारे पास समय भी कम है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ओके, थैंक यू अर्चना। चलो भाई आगे बढ़ें, फटाफट से 10-11 सवाल और हैं, उनको भी निपटा लेते हैं। ओके। अरे
अननेसेसरी नहीं है, ये भी जरूरी कमेंट है। आपको क्या पता जीवन में मन नहीं लग रहा है लोगों का, है 1 मिनट बात ना करें। इतनी जिस स्पीड से मैं बोलती हूँ ना, तो आप 2x की स्पीड मान लीजिए उसको, तो आपका समय तो मेरी क्लास में वैसे भी बचता ही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा, ये क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है आर टीचर प्रेजेंट्स द फॉलोइंग सिनेरियो टू हर क्लास। क्या है भाई, रवि हैज 5 लीटर्स ऑफ वाटर इन अ कंटेनर। रवि के पास 5 लीटर वाटर है एक कंटेनर में। ही नीड्स एग्जैक्टली 3 लीटर्स टू कंप्लीट अ टास्क। उसको सिर्फ 3 लीटर चाहिए कोई काम पूरा करने के लिए। बट द कंटेनर डज नॉट हैव एनी मार्किंग्स। अब कंटेनर पे लिखा नहीं है कि 5 लीटर यहां तक आ रहा है, 3 यहां तक आ रहा है, लेकिन पूरा कंटेनर 5 लीटर का है। ही हैज अनदर कंटेनर दैट कैन होल्ड एग्जैक्टली 2 लीटर्स ऑफ वाटर। यानी उसके पास एक और कंटेनर है। अगेन वॉइस प्रॉब्लम, दिक्कत हो क्या रही है हम ये नहीं समझ पा रहे हैं भाई। कोई बात नहीं, अभी तो ऐसे अपडेटेड नोट्स जल्दी मिल जाएंगे, मैं अब कल चेक करूंगी। देखना एक बार, सब ठीक है यहाँ से तो सब ठीक है यार, पता नहीं आपके साथ क्या दिक्कत है। 2 लीटर्स ऑफ वाटर, हाउ कैन रवि मेजर एग्जैक्टली 3 लीटर्स यूजिंग 2 कंटेनर्स। अब 2 कंटेनर यूज करके कैसे 3 लीटर मेजर करे, ये समस्या है रवि के सामने। द टीचर एनकरेजेस स्टूडेंट टू डिस्कस एंड सॉल्व द प्रॉब्लम इन ग्रुप्स। टीचर ने कहा ग्रुप में सारे बच्चे मिलकर के इस समस्या का समाधान निकालो, यानी बच्चे को एक्टिव रखने की बात कही है टीचर ने। व्हाट टीचिंग स्ट्रेटजी इज द टीचर एम्प्लॉइंग एंड हाउ डज इट अलाइन विद प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। कैसे समस्या समाधान कौशल बेहतर होगा इस टास्क के देने से टीचर के द्वारा। शी इज प्रमोटिंग रोट मेमोराइजेशन, नहीं भाई करके सीखने की बात हो रही है। शी इज यूजिंग अ प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग अप्रोच दैट डेवलप्स एनालिटिकल थिंकिंग। ये बात एकदम सही है कि समस्यात्मक अप्रोच, समस्या आधारित अप्रोच अपना रही है टीचर जो हैं, ताकि बच्चे मिल करके एक सॉल्यूशन तक पहुंच पाएं, एनालाइज कर पाएं, विश्लेषण कर पाएं, तोड़ के देखें समस्या को और उसका समाधान निकाल पाएं। सही बात है। शी इज टेस्टिंग स्टूडेंट्स प्रायर नॉलेज ऑफ मेजरमेंट, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। शी इज उन्होंने एक प्रॉब्लम पेश की है, पुरानी चीज नहीं पूछी है कि कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ पूछा हो। शी इज डिस्करेजिंग कोलैबोरेशन, नहीं वो तो कोलैबोरेशन को बढ़ावा दे रही है, ग्रुप में सीखने को कह रही है या प्रॉब्लम सॉल्व करने को कह रही है। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, 40वां सवाल क्या कहता है, फटाफट से देंगे आप जवाब, फिर मैं भी डिनर करूंगी और आप भी जो आपका मन करे करिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, टीचर वांट्स टू एनहेंस, पढ़ लीजिएगा अभी तो पेपर पास में है, मन की बात बाद में सुन लीजिएगा। अ टीचर वांट्स टू एनहेंस स्टूडेंट्स लर्निंग बाय इनकॉर्पोरेटिंग एक्टिव एंगेजमेंट स्ट्रेटजीज। शी यूजेस ग्रुप डिस्कशंस, हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज ड्यूरिंग हर लेसन्स। विच ऑफ द, यानी बच्चों को एक्टिव रख रही है टीचर, हैंड्स ऑन एक्टिविटी करके सीखना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी बच्चा एक्टिव है, ऐसी स्ट्रेटजी अपना रही है। व्हाट इज द प्राइमरी रीजन व्हाई दीज मेथड्स आर इफेक्टिव इन हेल्पिंग स्टूडेंट्स लर्न बेटर। क्या कारण है कि ये सारे मेथड बच्चों को ज्यादा मदद कर पाते हैं। भाई बच्चा एक्टिव रहता है, रोट लर्निंग थोड़ी है, नहीं। दे फोस्टर एक्टिव पार्टिसिपेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, कोलैबोरेशन, बच्चा एक्टिव रहता है। कुल मिला के सबसे ज्यादा ऑप्शन यही लग रहा है हमें। रिड्यूस रोल ऑफ द टीचर, टीचर का काम कम हो जाएगा, ये सब रीजंस नहीं होते कि टीचर का काम कम हो जाए, हमें बच्चे की भलाई देखनी है हर एक ऑप्शन में। एलिमिनेट कर देंगे असेसमेंट की प्रोग्रेस, नहीं ये सब नहीं है। सेकंड ऑप्शन है कि बच्चे को एक्टिवली पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है, उसके सेंसेस यूज होते हैं, दिमाग यूज होता है, एक दूसरे के साथ मिलकर के सीखता है, बेहतर सीखता है। काउंटडाउन आपका उल्टा शुरू हो गया है, सिर्फ 9-10 क्वेश्चन है अभी। A teacher notices that some students learn better when they see diagrams, charts and videos, while others excel when they listen to lecture or engage in discussion. To address this diversity, the teacher decides to use a variety of teaching methods in the classroom. भाई एक शिक्षक ने देखा है कुछ बच्चे सुन के अच्छा सीख रहे हैं, कुछ बच्चे हैं जो डिस्कशन के थ्रू अच्छा सीख रहे हैं, कुछ बच्चे हैं जो वीडियो देख के अच्छा सीख रहे हैं, तो ये अलग अलग बच्चे हैं। अब टीचर को क्या समझ में आया, व्हाट इज द टीचर अप्लाइंग टू इंप्रूव स्टूडेंट्स लर्निंग। तो टीचर ने क्या किया, अलग अलग मेथड अपनाए। कुछ बच्चों को डिस्कशन में, डिबेट में, किसी को कोई एक प्रेजेंटेशन बताने के लिए, दिखाने के लिए क्लास में इंस्पायर किया, किसी को एक्टिविटी करने के लिए कहा। डिफरेंट मेथड, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन और डिफरेंट मेथड का इस्तेमाल क्यों कर रही है टीचर ऐसा, क्योंकि सारे बच्चे सीख पाए। द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग विच एड्रेसेस डाइवर्स लर्निंग नीड्स, यूडीएल कहते हैं इसको, यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग, यानी हर तरह के बच्चे के लिए आपके क्लास में कुछ ना कुछ एक्टिविटी है, हर तरह का बच्चा सीख पाएगा, ये बात सही है। द प्रिंसिपल ऑफ रोट मेमोराइजेशन, रटने की तो बात ही नहीं होगी, सबमेटिव असेसमेंट नहीं है, तो फॉर्मेटिव, बच्चे एक्टिवली सीख रहे हैं। ऑल स्टूडेंट्स लर्न इक्वली थ्रू ट्रेडिशनल लेक्चर, ट्रेडिशनल नहीं, कुछ बच्चे ट्रेडिशनल लेक्चर से भी सीख रहे हैं, तो लेक्चर भी है, एक्टिविटी भी है, सिर्फ व्याख्यान विधि की बात थोड़ी हुई है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही है जहां बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव है और वही सबसे ज्यादा सही भी है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा, 22वां सवाल क्या कह रहा है समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है, अ टीचर आस्क्स स्टूडेंट्स टू सेट लर्निंग गोल्स एंड रिफ्लेक्ट ऑन देयर प्रोग्रेस एट द एंड ऑफ ईच वीक। दिस प्रोसेस इंक्लूड्स आइडेंटिफाइंग व्हाट दे हैव लर्नड, व्हाट चैलेंजेस दे फेस्ड एंड हाउ दे प्लान टू ओवरकम दीज चैलेंजेस। यानी एक शिक्षक है जो छात्रों से अधिगम के लक्ष्य निर्धारित करने को कह रहे हैं कि भाई इस हफ्ते तक तुम ये कर लो,
30 में से 25 नंबर आने चाहिए, इतने टॉपिक पढ़ लो, सीडीपी के नोट शेयर करूंगी वो पढ़ लेना। हर सप्ताह के एंड में आपको देखना है, 15 दिन बचे हैं, 2 सप्ताह हैं। इस प्रक्रिया में यह पहचानना शामिल है कि उन्होंने क्या सीखा है, किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, किन टॉपिक्स में उनको दिक्कत आ रही है और क्या प्लान बनाना पड़ेगा डाउट्स को क्लियर करने के लिए। मैं कहूंगी वीडियोस देखना प्रीवियस, खुद से मॉक टेस्ट लगाना। ठीक, ये जो है हाउ डज दिस अप्रोच हेल्प स्टूडेंट्स लर्न बेटर। बच्चा एक्टिव है, इट डिस्करेजेस सेल्फ रिफ्लेक्शन। नहीं भाई, खुद से आप प्रकाश डाल पाओगे किसमें आप कहां कमी रह गई है, किस सेक्शन में कमजोर हो, तो इस बात में तो एनकरेज हो गया, आप प्रोत्साहित हो गए, हतोत्साहित थोड़ी हो गए, तो गलत हो गया। इट प्रमोट्स मेटा कॉग्निशन एंड सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग। ये बात एकदम सही है कि बच्चा खुद से सेल्फ रिफ्लेक्ट कर पाएगा, खुद से प्लान बनाएगा, खुद से रिव्यू करेगा, जो मेटा कॉग्निशन में होता है, अपनी ही थिंकिंग के बारे में सोच पाना और प्लान कर पाना। ये आप करेंगे जब आप खुद से अपनी लर्निंग को रिफ्लेक्ट करेंगे। थर्ड ऑप्शन है इट लिमिट्स स्टूडेंट्स एबिलिटी टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ओन लर्निंग। नहीं भाई, आप ही को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, यहाँ मैं थोड़ी घर पे आऊंगी आपके। स्ट्रेंथ और वीकनेस नहीं पहचान पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा और बताइएगा क्या कहना चाहता है। 43वां सवाल, ड्यूरिंग अ लेसन आर टीचर कनेक्ट्स द टॉपिक ऑफ पॉल्यूशन टू स्टूडेंट्स डेली लाइफ्स बाय आस्किंग देम टू आइडेंटिफाई सोर्सेज ऑफ पॉल्यूशन इन देयर सराउंडिंग्स एंड सजेस्ट वेज टू रिड्यूस इट। ये तो दिल्ली वालों के लिए फेवरेट सवाल है आज के समय में कि एक डिस्कशन के दौरान टीचर कनेक्ट करते हैं पॉल्यूशन के टॉपिक को बच्चे के दैनिक जीवन से, कि भैया तुम रहते हो दिल्ली में और एक बात बताओ कि दिल्ली में पॉल्यूशन कारण या जिस भी एनवायरमेंट में आप रह रहे हैं हर जगह लगभग पॉल्यूशन है ही, तो वहां पॉल्यूशन का क्या कारण है, प्रदूषण का कारण क्या है, उसको कैसे दूर किया जा सकता है। ठीक, इससे शी एनकरेजेस स्टूडेंट्स टू प्रेजेंट देयर फाइंडिंग्स एंड डिस्कस दैम विद दी पीयर्स। और कैसे पॉल्यूशन कम करें और कहां से पॉल्यूशन हो रहा है, रीजन क्या है, तो फिर अलग अलग बच्चे बताएंगे जो उनके अनुभव पे, जो उन्होंने न्यूज में देखा होगा, पापा मम्मी सुना होगा, आसपास देखा होगा कि गाड़ियां चलती हैं भाई, है ना, या फिर वहां पे वो परेली जल गई है, पंजाब में ये हो गया है, तो वो अलग अलग रीजन अलग अलग बच्चे बताएंगे। फिर इस पर डिस्कशन करना है कि इसको कम कैसे करें, तो उसमें भी बच्चे अपने अपने विचार बताएंगे। यानी बच्चे कुल मिलाकर के एक्टिव हैं, बच्चे कुल मिलाकर के एक्टिव हैं। Why is this teaching method likely to help students learn better? क्योंकि बच्चे एक्टिव हैं, ग्रुप में सीख रहे हैं एक दूसरे के साथ, डिस्कशन डिबेट हो रहा है, दिमाग एक्टिव है, थिंकिंग एक्टिव है, तो अच्छा है ये मेथड। जहां बच्चा एक्टिव वो बेस्ट है। थ्योरेटिकल नॉलेज विदाउट कनेक्टिंग द रियल लाइफ, नहीं भाई, थियोरी को रियल लाइफ से जोड़ा जा रहा है यहाँ पे। तो इट एनकरेजेस पैसिव लिसनिंग, नहीं पैसिव नहीं, बच्चा एक्टिवली डिस्कशन करेगा। इट रिलेट्स न्यू कॉन्सेप्ट्स टू प्रायर नॉलेज एंड प्रमोट्स रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। यानी जो नए कॉन्सेप्ट है उनको पूर्व ज्ञान से जोड़ा जा रहा है, जो बच्चे को पहले से आता है और जो वो नहीं जानता है इसके बीच में जोड़ा जा रहा है, रियल लाइफ से जोड़ के सिखा रहे हैं। हम अवॉइड नहीं कर रहे कोलैबोरेटिव एक्टिविटी, यहां तो ग्रुप में सीख रहा है बच्चा। तो थर्ड ऑप्शन इज दी ओनली सही उत्तर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 44 पे। 44वां सवाल क्या कहता है, फटाक से समझ के बताएंगे आप जवाब। 44वां सवाल कहता है स्टूडेंट स्ट्रगल्स विद अ मैथ प्रॉब्लम ड्यूरिंग क्लास, इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग द सॉल्यूशन द टीचर आस्क्स गाइडिंग क्वेश्चंस लाइक व्हाट डू यू नो अबाउट द प्रॉब्लम एंड व्हाट स्टेप्स कुड यू ट्राई नेक्स्ट। What learning principle is the teacher applying to help the student learn better? यानी कक्षा के दौरान एक छात्र गणित की समस्या से जूझ रहा है, तो टीचर क्या करती है, समस्या प्रदान करने के बजाय, यानी सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की बजाय, समाधान देने की बजाय, वो कहती हैं ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछती हैं जो हेल्प करे बच्चे को कि आप समस्या के बारे में क्या जानते हैं, आगे क्या स्टेप लिए जा सकते हैं इस प्रॉब्लम को, इस स्टेप को सॉल्व करने के लिए। इससे बच्चे जो हैं ये कौन सा मेथड टीचर अप्लाई कर रही हैं कि लर्निंग बेहतर हो या प्रॉब्लम सॉल्विंग सीख पाए बच्चे। स्कैफोल्डिंग विच इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग टेम्परेरी सपोर्ट टू हेल्प स्टूडेंट्स। मेमोराइजेशन, रटने की तो बात ही नहीं हो रही है, याद करने की बात ही नहीं हो रही। स्टैंडर्डाइजेशन कोई मानकीकृत नहीं है। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन नहीं, यह है स्कैफोल्डिंग, हेल्प करने की कोशिश कर रही है टीचर कि जहां अटक रहे हैं वहां अलग अलग तरह के सवाल और सपोर्ट देकर के उनको सॉल्यूशन तक पहुंचाया जाए, जहां सॉल्यूशन की जरूरत है, हिंट देके, क्यू देके, हाफ सॉल्व प्रॉब्लम देके। क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा, 5 सवाल और शेष हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इज नॉट पार्ट ऑफ अ टिपिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस इन द क्लासरूम। यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक एक चरण है जो समस्या समाधान की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स में नहीं आएगा। फटाफट से बताइए पूजा। पहला ऑप्शन है आइडेंटिफाइंग एंड अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, यानी समस्या की पहचान करना और उसको समझना। ये तो बिल्कुल एक अच्छी बात है। आप समस्या का समाधान निकाल ही नहीं पाएंगे, पॉल्यूशन क्यों है, कहां से है, अगर आप इसको समझ नहीं पा रहे, आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि ये प्रॉब्लम है भी, आपको पता ही नहीं AQI क्या होता है, आपको पता ही नहीं पॉल्यूशन क्या होता है, तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, पहचाने ही नहीं अगर समस्या को, समाधान कहां से निकालोगे। पहले समस्या को पहचानना जरूरी है कि आप लोग कह रहे हैं माइक में प्रॉब्लम है, तो हमें आपने कहा, हमने पहचाना, कोशिश की, देखा, नहीं निकली, तो ये क्या है, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लोरिंग पॉसिबल स्ट्रेटजीज टू सॉल्व द प्रॉब्लम, यानी जो भी समस्या को हल करने के संभावित रणनीति या तरीके हो सकते हैं उसको देखेंगे फिर आप कि भाई क्या करें, एयर प्योरीफायर लगाएं घर में, क्या करें, ये सोचेंगे आप। फिर आता है आपका एनकरेजिंग ट्रायल एंड एरर विदाउट एनी रिफ्लेक्शन, यानी बिना किसी चिंतन के परीक्षण या अभ्यास और त्रुटि को प्रोत्साहित करते रहें कि बार बार गलती करो, फिर गलती करो,
ट्राई करो गलती करो, ट्राई करो गलती करो, ट्रायल एंड एरर, त्रुटि एवं प्रयास। तो प्रयास करते रहो और बिना दिमाग ये लगाए कि कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो जिंदगी भर प्रयास करते रहो, फिर तो तुक्का है, कभी ठीक हो भी सकता है, नहीं भी नहीं हो सकता। तो बिना थिंकिंग कहाँ यूज नहीं हो रही, आज के समय में हम इसको अप्लाई नहीं करते कि जहां पे थिंकिंग का यूज कम हो, हमें थिंकिंग पे ज्यादा जोर देना है बच्चे की। ये पुराने तरीके हो चुके हैं और रिफ्लेक्शन होना चाहिए, यानी चिंतन मनन होना चाहिए। जब आपने ट्राई किया, गलती हुई, तो आपको देखना पड़ेगा कि मॉक में नंबर क्यों नहीं आ रहे, कहां पे दिक्कत है। ये नहीं बस मॉक पे मॉक दिए जा रहे हैं बस, है ना। इवेल्युएटिंग द सॉल्यूशन टू डिटरमिन इट्स इफेक्टिवनेस। हाँ, आप प्रभावशीलता देख रहे हैं, जो भी आपने समस्या का समाधान चुना है वो कितना साकार है, इस पे आप चिंतन कर रहे हैं। तीनों में एक्टिव है बच्चा, लेकिन यहाँ पे रिपीटेडली बार बार रोट की तरफ जा रहा है, वो रट्टे की तरफ जा रहा है थर्ड ऑप्शन में, जो कि गलत है। और नॉट ही पूछा था, और जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा, अगेन थोड़ा सा लेंदी सवाल है, लेकिन आप जवाब दे सकते हैं। क्या कहता है भाई ये, अ टीचर गिव्स स्टूडेंट्स अ पजल इन्वॉल्विंग अरेंजिंग कलर्ड ब्लॉक्स टू फॉर्म अ स्पेसिफिक पैटर्न। सम स्टूडेंट्स स्ट्रगल विद द टास्क एंड गेट फ्रस्ट्रेटेड। टू सपोर्ट देम द टीचर ब्रेक्स द टास्क इनटू स्मॉलर स्टेप्स एंड आस्क्स गाइडिंग क्वेश्चंस लाइक व्हाट कुड यू ट्राई नेक्स्ट एंड हाउ डिड यू लास्ट मूव अफेक्ट द पैटर्न। व्हाट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इज द टीचर फोस्टरिंग थ्रू दिस अप्रोच। एक ब्लॉक को सॉल्व करने में बच्चों को दिक्कत हो रही थी, टीचर ने क्या किया, कुछ क्वेश्चंस पूछे उनसे कि अच्छा तुम बताओ इसका पैटर्न नेक्स्ट क्या हो सकता है, कैसे तुम दोबारा कैसे ट्राई कर सकते हो। यानी टीचर हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, यानी स्कैप फोल्डिंग की कोशिश है। एनकरेजिंग कंपटीशन, कंपटीशन की तो यहाँ बात ही नहीं हो रही, कोई कंपटीशन नहीं एनकरेज हो रहा। हेल्पिंग स्टूडेंट्स डेवलप परसेवरेंस एंड मेटाकॉग्निटिव स्ट्रेटजीज, यानी वो कह रहे हैं सोचो फिर से कि क्या किया जा सकता है, यानी थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, रिफ्लेक्शन, प्लानिंग, रिव्यूइंग, ये सब मेटाकॉग्निशन में यूज होता है। एनालाइजिंग, ठीक, और परसेवरेंस के लगे रहना, दोबारा से ट्राई करना है, दृढ़ता, ये बात तो सही है। फिर भी थर्ड ऑप्शन देखेंगे, फोकसिंग ओनली ऑन, ये तो ओनली ऑन तो अपने आप में गलत चला जाता है। स्टूडेंट्स हु आर परफॉर्मिंग वेल इन द टास्क, नहीं, सिर्फ उन पे ध्यान दो जो सही कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहे हैं उनको भी तो लेके चलना है साथ। एजुकेशन फॉर ऑल है, इंक्लूसिव एजुकेशन है। प्रोवाइडिंग डायरेक्ट आंसर्स टू रिड्यूस फ्रस्ट्रेशन। देखिए, रिड्यूस फ्रस्ट्रेशन, डायरेक्ट आंसर देके किसी का भला नहीं होगा, आपको बच्चे को आंसर तक पहुंचाना है एक्टिवली, उसको डायरेक्ट आंसर नहीं पकड़ा देना है, फिर वो रटना ही हो जाएगा एक तरह से। क्वेश्चन नंबर, उसको आंसर तक पहुंचने में मदद करनी है, सीधा आंसर नहीं दे देना। क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा, अ टीचर आस्क्स हर स्टूडेंट्स टू इमेजिन दे आर आर्किटेक्ट्स डिजाइनिंग हाउसेज फॉर बर्ड्स। यानी एक टीचर ने कहा है बच्चों को कि तुम सोचो कि तुम आर्किटेक्ट हो जो बर्ड्स के, पक्षियों के घर को डिजाइन करते हो, जैसे आर्किटेक्ट ह्यूमंस के घर को डिजाइन करते हैं, ठीक। शी प्रोवाइड्स, अच्छा आर्किटेक्ट में कौन सी इंटेलिजेंस होगी, फटाफट बताना। हार्वर्ड गार्डनर की थियरी के अकॉर्डिंग एक आर्किटेक्ट में, आर्किटेक्ट क्या है भाई, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, नक्शे बना रहे हैं, आर्किटेक्ट में कौन से टाइप की इंटेलिजेंस होगी, तो स्पेशल इंटेलिजेंस पाई जाएगी, स्थानिक बुद्धि जिसको हम कह रहे हैं, दिशाओं का ज्ञान होगा बेसिकली, कहां पे किस तरह की बिल्डिंग बनाए। हाँ, स्पेशल इंटेलिजेंस, सब सही बता रहे हैं, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। चलिए, तो अ टीचर आस्क्स हर स्टूडेंट्स टू इमेजिन दे आर आर्किटेक्ट्स डिजाइनिंग फॉर हाउसेस फॉर बर्ड्स। तो बच्चे जो हैं वो आर्किटेक्ट हैं, अपने आप को ऐसा इमेजिन करें वो, और वो बर्ड्स के लिए घर बना रहे हैं, पक्षियों का घर बनाने वाले आर्किटेक्ट हैं ये बच्चे। शी प्रोवाइड्स देम विद मटेरियल्स लाइक पेपर, ट्विग्स एंड क्ले एंड एनकरेजेस देम टू क्रिएट यूनिक बर्ड हाउस मॉडल्स। तो अलग अलग चिड़िया के घोंसले बनाने को कहा जा रहा है, और उनको अलग अलग चीजें पकड़ाई गई हैं जिससे बर्ड्स के जो घर बनाए जा सके। हाउ डज दिस एक्टिविटी प्रमोट क्रिएटिविटी इन चिल्ड्रन। रचनात्मकता, क्रिएटिविटी, नोवेल्टी, यानी कुछ नया करने की क्षमता कैसे विकसित हो रही है इस एक्टिविटी के माध्यम से। बाय एनकरेजिंग रोट मेमोराइजेशन, रटने की तो बात ही नहीं है, बच्चे तो एक्टिव हैं, या खुशी खुशी करेंगे, अलग अलग तरीके से अलग अलग शेप के घर बनाएंगे। बाय फोस्टरिंग इमेजिनेशन एंड हैंड्स ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग, कल्पना शक्ति उनकी विकसित होगी, कल्पना करेंगे, अच्छा मैं होता तो ऐसा बनाता, ऐसा घर बनाना चाहिए मुझे चिड़िया के लिए, बत्तख के लिए, बत्तख के लिए तो क्या ही बनाएंगे, बर्ड्स की अगर हम बात करें, कोयल के लिए, कौए के लिए, वॉटेवर, कबूतर के लिए, ठीक। तो बाय फोस्टरिंग इमेजिनेशन एंड हैंड्स ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो भी समस्या समाधान उनके, एक्टिवली वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, जो उनके सामने है कि उनको आर्किटेक्ट है वो डिजाइन करना है घर, ठीक है। बच्चा एक्टिव है, कुल मिला के बात ये है, इमेजिनेशन है, इमेजिनेशन होगी, एक्टिविटी होगी, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट होंगे, तो नया भी निकल करके आएगा, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोच रहे हैं बेसिकली, जो क्रिएटिविटी को प्रमोट करता है, लीक से हटके सोचना। बाय फोकसिंग सोनली ऑन अचीविंग परफेक्ट आउटकम्स, सिर्फ परफेक्ट आउटकम पे ही फोकस करना नहीं भाई, गलती भी होगी इसमें, एक्सपेरिमेंट फेल भी होंगे कई बार। बाय लिमिटिंग स्टूडेंट्स टू स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस, स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस नहीं, फ्रीडम दी गई है उनको अपने अपनी मर्जी से घर बनाने की, तो सेकंड ऑप्शन इज दी ओनली राइट आंसर। आते हैं 48वें सवाल पे, टोटल है 50 सवाल। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है जो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज इज द लीस्ट इफेक्टिव इन प्रमोटिंग क्रिएटिविटी इन चिल्ड्रन, यानी रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए सबसे कमजोर एक्टिविटी कौन सी है। देखिए रचनात्मकता में लगती है डाइवर्जेंट थिंकिंग, अपसारी चिंतन, दिशाओं में सोचना, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन, मल्टीपल सॉल्यूशंस पे सोचना।
इंटेलिजेंस में लगता है, हाँ डक के लिए भी घर बना दिया था हमने फ्लो में। अगर हम बात करें इंटेलिजेंस में लगती है कन्वर्जेंट थिंकिंग। जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कन्वर्जेंट थिंकिंग लग रही है कि एक क्वेश्चन है और इसके मल्टीपल सॉल्यूशन है, मल्टीपल सॉल्यूशन से एक आंसर पे जाना है, यानी सिकुड़ती हुई सोच है, अभिसारी चिंतन है, इसमें बुद्धि लगेगी, कोई क्रिएटिविटी, कोई पांचवा ऑप्शन नहीं बना दोगे आपके मैं तो आज एक नया ऑप्शन बनाऊंगा जी एमसीक्यू सॉल्व करने में। एमसीक्यू में आपको एक तो रिकॉग्निशन लगता है, पहचानना है सही ऑप्शन को, और दूसरा आपका जो अभिसारी चिंतन है जिसको कन्वर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। डाइवर्जेंट थिंकिंग डीसी साथ जाते हैं, सीसी नहीं है, मैं बहुत बार कहती हूं। डीसी का मतलब है डाइवर्जेंट थिंकिंग और क्रिएटिविटी, कुछ नया करना, दिशाओं के साथ जाता है। जब आप एक ऐसे लिख रहे हैं कुछ अपने तरीके का, उसमें क्रिएटिविटी लग सकती है, लेकिन एमसीक्यू में नहीं लगेगी, इसमें लगेगा कन्वर्जेंट थिंकिंग। अलाउइंग चिल्ड्रन टू एक्सप्लोर ओपन एंडेड क्वेश्चन, हाँ ओपन एंडेड क्वेश्चन, चैलेंजेस है ना, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना, अलग अलग दिशाओं में सोचना, इसमें क्रिएटिविटी लगती है। डाइवर्जेंट थिंकिंग लगेगी, दिशाओं में सोचना लगेगा। रिजिड फ्रेमवर्क नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए कुछ नया करने के लिए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट लगते हैं। एनकरेजिंग ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन फॉर डाइवर्स सॉल्यूशंस, ये बात भी सही है कि आप अलग अलग दिशाओं में सोचने के लिए एक सेशन रख दीजिए क्लास में, अलग अलग बच्चे अलग अलग सॉल्यूशन दे रहे हैं, कुछ नया निकल के आएगा। ऑफरिंग मटेरियल्स एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर फ्री एक्सप्रेशन, आप मटेरियल और अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, बच्चे दिशाओं में सोच पाए, ये बात भी सही है। अच्छा, नॉट लिखा हुआ रिजिड, मतलब लीस्ट इफेक्टिव, सबसे कम प्रभावी रचनात्मकता में होगा रिजिड फ्रेमवर्क, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए हमको, तब जाके कुछ नया क्रिएटिव निकल करके आएगा, है ना। तो कठोर ढांचा नहीं, हमको चाहिए लचीला ढांचा। तो सेकंड ऑप्शन गलत है, और जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत है। लीस्ट लिखा हुआ, लीस्ट का मतलब नॉट ही होता है एक तरह से। क्वेश्चन नंबर 49 के सबसे कमजोर कौन सा ऑप्शन होगा, ये पूछा था, बाकी सब सटीक थे। क्वेश्चन नंबर 49 है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। अ टीचर एनकरेजेस हर स्टूडेंट्स टू राइट ऑल्टरनेटिव एंडिंग्स टू अ स्टोरी दे रिसेंटली रेड इन क्लास। शी आस्क्स देम टू शेयर देयर आइडियाज एंड एक्सप्लेन व्हाई दे चोज देयर पर्टिकुलर एंडिंग। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ दिस एक्टिविटी इन प्रमोटिंग क्रिएटिविटी। ये बहुत ही अच्छा तरीका है क्रिएटिविटी को प्रमोट कराने का, कि टीचर ने क्या किया, कहा एक कहानी पढ़ाई मान लीजिए, और एक स्टोरी की एंडिंग चेंज करने को कहा कि अच्छा बुक में ये वाली स्टोरी ऐसी थी, या एक मूवी दिखाई मान लीजिए, और मूवी का अंत आपका मन करे तो आप क्या करें। एनिमल मूवी का अंत आपको चेंज करना है, तो क्या करना चाहते हैं आप, क्या करें, रणबीर कपूर के साथ क्या किया जाए, है, या फिर क्या होगा उसमें नेक्स्ट, आपकी मर्जी, आप अंत बदलना चाहते हैं, क्या करें, अभी तो उसका अंत हुआ ही नहीं, पार्ट्स आएंगे, वट समझ रहे हो ना। मतलब कहने की बात यह है, बागबान का अंत चेंज करना है आपको, मान लीजिए कभी खुशी कभी गम का एंडिंग चेंज करने को कह दिया जाए आपको, या कोई कहानी आपने पढ़ी है ना, और गोदान को बदल दो आप, तो स्टोरी की एंडिंग चेंज करने का आपको मौका दिया जा रहा है। टीचर ने कहा स्टोरी की एंडिंग चेंज करो, बच्चे अपने हिसाब से, तो हर बच्चा इमेजिन करेगा कि वो क्या चाहता है, इमेजिनेशन लगाएगा, अपनी कल्पना शक्ति, दिशाओं में सोचेगा, अलग अलग सॉल्यूशन पे सोचेगा। डाइवर्जेंट थिंकिंग, ओपन एंडेड सोच होगी, अलग अलग दिशाओं में सोच होगी उसकी, यानी क्रिएटिविटी निकल करके आएगी। मल्टीपल तरीके से सोचेंगे बच्चे, ओपन एंडेडली सोचेंगे, जब दिशाओं में सोचते हैं बच्चे तो कुछ नया निकल करके आता है, ये क्रिएटिविटी को बढ़ावा देती है ये चीज। बात सही है नहीं? बहुत बढ़िया प्रीतम, धन्यवाद। अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये क्या है, टू फोकस ऑन फैक्चुअल रिकॉल, नहीं यहाँ पे फैक्चुअल थोड़ी, कुछ मूल कहानी को तो बदलना है, तथ्यों पे थोड़ी रहना है। जो आपके सामने कहानी आपने पढ़ी उसका तो कुछ और अपनी मर्जी से आपको अंत लिखना है, आपकी कहानी। वो मूवी याद कीजिए कौन सी है, तमाशा, जब वो पीयूष मिश्रा ही है ना, हाँ, जो बोलते हैं उसको रणबीर कपूर को कि अपनी कहानी का अंत मुझसे पूछता है, तो खुद से अपना अंत खुद लिखना है। यहाँ पे क्रिएटिविटी की बात हो रही है, आपको देखना है आपके जीवन की सार्थकता किसमें है। बहुत फिलॉसफी हो गई, आगे देखिए। टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग एंड इमेजिनेटिव स्टोरी टेलिंग स्किल्स, यानी समालोचनात्मक चिंतन जागेगा, बच्चा हर एक पहलू से किसी चीज को देख पाएगा और एनालाइज कर पाएगा। इमेजिनेटिव थिंकिंग भी जागेगी, हाँ सही लग रहा है। टू टीच ग्रामर एंड पंक्चुएशन थ्रू स्ट्रिक्ट रूल्स, यहाँ ग्रामर और पंक्चुएशन नहीं, क्रिएटिविटी पर बड़ा जोर दिया जा रहा है। टू एम्फेसाइज दैट देयर इज ओनली वन करेक्ट वे टू एंड अ स्टोरी, मल्टीपल वे हो सकते हैं, स्टोरी को किसी भी तरह से अंत दिया जा सकता है, आपकी कहानी है, तो ये कहना भी गलत हो जाएगा डी ऑप्शन। सिर्फ सेकंड ऑप्शन सही है, समालोचनात्मक चिंतन, यानी एक तो बच्चा हर एक पहलू से सोचेगा, और दूसरा बच्चा जो है इमेजिनेटिव थिंकिंग, कल्पनाशीलता उसकी बेहतर होगी। आज के लिए आखिरी सवाल, 50th क्वेश्चन है, सीधे 5 करोड़ के लिए, है ना, मजाक कर रही हूँ, दिल पे मत लेना, आ जाओ कभी कि अब दे दो 5 करोड़, सही दे दिया जवाब, है ना, ये वो नहीं है, क्या कहते हैं उसको, केबीसी, लेकिन हाँ आपके लिए केबीसी ही है ये। देखिए फटाफट से, एक बच्चा इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसको आईएएस बनना है, इसमें कौन सा मोटिवेशन है, प्लीज बताइए। और कोई कह रहा है कि आज की क्लास कब तक चलेगी। देखो, एक बच्चा यदि इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसको आईएएस बनना है, जिस चीज का रीजन बाहर हो वो एक्सटर्नल मोटिवेशन होती है। सिंपल, लोकस ऑफ कंट्रोल, सेंटर ऑफ मोटिवेशन, अभिप्रेरणा का जो केंद्र है वो बाहर है, चाहे वो पैसा हो, फेम हो, रिवॉर्ड हो, नौकरी हो, पावर हो, एफिलिएशन हो,
तीन तरह की नीड होती है, नीड फॉर पावर, पास जिसको मैं बोलती हूँ, नीड फॉर पावर, नीड फॉर एफिलिएशन और नीड फॉर अचीवमेंट। तो अचीवमेंट की नीड को थोड़ा सा इंटरनल भी कह सकते हो आप, लेकिन अगर रीजन जिस भी चीज का बाहर है उसमें भी जाएगा वो उधर ही। जिस भी चीज का रीजन बाहर है, तो नौकरी के लिए, पैसे के लिए, नाम के लिए, जिस भी चीज का रीजन बाहर है वो क्या है, एक्सटर्नल मोटिवेशन, एक्सट्रिंसिक या बाहरी अभिप्रेरणा में ही काउंट होती है। और आपको बच्चे में आंतरिक अभिप्रेरणा को जगाना है, इंटरनल मोटिवेशन। अच्छा सवाल है, मैंने मोटिवेशन का एक क्वेश्चन इसमें इंक्लूड भी नहीं हुआ, एक आ ही जाता है। इंटरनल मोटिवेशन में रीजन इनवर्ड है, रीजन बाहर नहीं है। इंटरनल मोटिवेशन में रीजन अंदर है। क्या होगा, जॉय ऑफ लर्निंग, सीखने में मजा आता है इसलिए पढ़ रहे हो, पढ़ने में मजा आता है ना। पेपर होगा नहीं होगा क्लियर, अलग कहानी है। तो इंटरनल मोटिवेशन होगा, रीजन अंदर है। जॉय ऑफ लर्निंग, क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा है, आपको कोई काम को करने में मजा आता है। मुझे साइकोलॉजी पढ़ने में मजा आता है, आप पैसे दीजिए मत दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी पढ़ेगा इंसान। तो ये क्या है, या किसी को गिटार बजाने में मजा आता है, अब उसको जरूरी नहीं है कि उससे कुछ पैसा ही कमाना हो। जॉय ऑफ लर्निंग है, लर्निंग फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, सीखना सीखने के लिए सीखना, क्योंकि सीखने में मजा आता है। जॉय है, क्यूरियोसिटी है, रीजन अंदर है, वो इंटरनल मोटिवेशन है। और आपको यही जगाना है बच्चे में कि जिस चीज में आपको मजा आए। ये काम मैं तब भी कर रही थी जब मैं 0 पैसा कमाती थी, ये काम मैं तब भी कर रही हूं जब मुझे 0 पैसे की आवश्यकता है, एक्चुअल में नीड जिसको हम कहते हैं। तो ये इंटरनल मोटिवेशन से बनी हुई चीज है, बीच में एक्सटर्नल ऊपर नीचे आता है, बात अलग है। चलिए, तो अ टीचर एनकरेजेस स्टूडेंट्स टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर मिस्टेक्स एंड लर्न फ्रॉम देम। यानी एक टीचर प्रोत्साहित कर रहे हैं बच्चों को कि अपनी गलतियों पर प्रकाश डालें, रिफ्लेक्ट करें और सीखें उन गलतियों से। दिस अलाइंस विद, ये चीज किस तरफ प्रोत्साहित कर रही है बच्चे को, एक शिक्षक छात्रों को अपनी गलतियों पर विचार करने और उनसे सीखने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह है किस तरफ इशारा कर रहा है या क्या संरेखित करता है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग को अनुभवात्मक, ऑपरेंट कंडीशनिंग, कंडीशनिंग में तो रिवॉर्ड, पनिशमेंट, सारी चीजें बाहर ही होती हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट प्रैक्टिसेस, अब यहां पे तो इंप्रूवमेंट की बात होगी और ये भी संभव है। इसका फोल्डिंग तो यहां पे फिर हेल्प की बात हो जाएगी। तो अब एक बार फिर से पढ़ते हैं। आवर टीचर एनकरेजेस स्टूडेंट्स टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर मिस्टेक्स एंड लर्न फ्रॉम देम। भाई अपनी ही गलतियों पर प्रकाश डालना और फिर वहां से सीखना, ये होगा एक्सपीरियंशियल लर्निंग। अनुभव से सीख रहा है बच्चा। एक्सपीरियंशियल लर्निंग की एक थ्योरी भी है कोल्ब की, हालांकि सीटेट में नहीं पूछी जाती है। तो अनुभवात्मक अधिगम है ये। स्कैफोल्डिंग तो जहां बच्चा अटकेगा वहां टेम्परेरी हेल्प देना है। ऑपरेंट कंडीशनिंग बनेगा ही नहीं। फॉर्मेटिव असेसमेंट प्रैक्टिस तब होता है जब आकलन की बात हो रही होती। यहां कोई आकलन की, इंप्रूवमेंट की वैसी बात नहीं हो रही, बात हो रही है कि रिफ्लेक्ट करना और सीखना उनसे, यानी अनुभव से सीख रहे हैं आप। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस कितने आपके ठीक हुए और बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे, रिवीजन हुआ होगा अच्छे से। ये जो पीडीएफ है और 1-2 पीडीएफ और पेंडिंग रहती हैं, ये सारी आपको मिल जाएंगी टेलीग्राम चैनल लेट्स लर्न स्क्वाड। 9,74,000 लोग हम लोग शायद जुड़े हुए हैं, जल्दी 1 मिलियन वहां होने वाले हैं। गलत चैनल से प्लीज मत जुड़ जाइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, कॉमेंट्स में जरूर बता के जाइएगा आउट ऑफ 50 क्वेश्चन आपके कितने ठीक हुए। और अगर हम बात करें आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस कितने ठीक हुए वो आप कमेंट्स में बता देंगे। और आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद आप सभी का। 30-40 ठीक है भाई। अब सर में दर्द होने लग गया, माइक सर में दर्द कर देता है और यहाँ दूसरा माइक यूज करना संभव नहीं है, ठीक है ना। 50th में कंफ्यूजन कैसी, 50वें सवाल में कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि फॉर्मेटिव असेसमेंट आकलन की बात नहीं हो रही ना। वहां ऐसा नहीं होना ना कुछ नंबर मिलेंगे, वहां अनुभव से सीख रहे हो आप रिफ्लेक्ट करके। आकलन की तो दूर दूर तक बात ही नहीं है, वो क्वेश्चन अलग तरह से बनाया जाता है। अगर आकलन की बात होती, कीवर्ड पे वीडियो बना दीजिए प्लीज, बनाएंगे जल्दी बनाएंगे, डोंट वरी, है ना। चलिए टेक केयर, बाय बाय। 5 तारीख को कोशिश तो ये है कि एक मैराथन रखें, बाकी फिर बताएंगे आपको एग्जैक्ट। तो चलिए टेक केयर, फिर से पढ़िएगा ये क्वेश्चंस। धन्यवाद, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, टेक केयर। आउट ऑफ 50 कितने आए बताना और कौन से क्वेश्चन में दिक्कत हुई या कोई डाउट हो तो वो भी पूछ लेना कमेंट्स में। बाय, टाटा।